हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप सबका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एपिसोड नंबर 13 में स्वागत है गाइस। आज हम लोग मोशन मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स का जो ये वाला फॉर्मूला है उसी को कंटिन्यू करते हुए, मतलब ये फॉर्मूला के ऊपर ऐसे हम लोग 3 वीडियो कर लिए हैं, ये तीसरा वीडियो है इसी फॉर्मूला के ऊपर, क्योंकि ये फॉर्मूला है ही बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें हम लोग ये सारा जितना बात चल रहा है वो सब बोर्ड लेवल का ही चल रहा है। अगर कहीं पर एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको बता देंगे कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा है, जेई लेवल का या फिर नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम बताते चलेंगे। लेकिन अभी तक जितना कॉन्सेप्ट चल रहा है वो बोर्ड लेवल का ही चल रहा है। ये 4 न्यूमेरिकल इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। ये लेक्चर प्लानर हुआ। पहले ये वाला पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर हम लोग 3 केसेस पढ़ेंगे, है ना। 3 केसेस होता है। पहला केस तो बहुत आसान है, पहला केस तो बहुत आसान है, दूसरा और तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज निकलेगा जो कि आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। इसमें से 3 न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का भी होगा और एक बढ़िया न्यूमेरिकल लेंगे जो कि आईआईटी में आया, बहुत पहले आया था, मतलब जेई एडवांस का नहीं है, आईआईटी जब हुआ करता था उस वक्त वो आया था। तो वो वाला क्वेश्चन से इस टॉपिक से रिलेटेड बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इसमें, वो इस फॉर्मूला पे बेस्ड और पिछला 2 वीडियो पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन करते हैं पहले इस वाले टॉपिक का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ ये वाला, है ना। तो हम लोग अभी ये वाला पढ़ेंगे। टॉपिक क्या लिखा हुआ है? मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो यार, ये लिखना भी नहीं चाहिए बल्कि हमको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तुमको अंडरस्टूड है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो मत क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा जो चार्ज है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट तो होगा ही, लेकिन फिर भी। अच्छा, यहाँ पर लिखा है मोशन। अब मोशन तो बहुत टाइप का होता है, फिजिक्स में बहुत तरीके का मोशन होता है। जैसे इस पेन को अगर हम ऐसे फेंक दें तो ये कौन सा मोशन होगा? प्रोजेक्टाइल, है ना। अगर पेन ऐसे ऐसे चलते हुए आगे बढ़े तो ये प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। किसी चीज़ को ऐसे हम सीधा फेंक दें तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई चीज़ अगर ऐसे गोल गोल घूमे तो उसको सर्कुलर मोशन बोलोगी, ठीक है। तो हम लोग उसी 3 तरीके का मोशन देखने वाले हैं कि ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तुम्हारा जब एक पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा? पैरेलल रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। पैरेलल रखेंगे तो क्या होगा बताओ तुम ही लोग? मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रखेंगे। इसके बाद बताएं हम कितना केस है इसके अंदर? 3 केस है ना। तो पहला केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, केस नंबर 1। और सारा कॉन्सेप्ट किस फॉर्मूला का यूज होगा? मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा, एक बात ना ध्यान देना, क्या लिखा है? मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, मतलब किसी एक चार्ज के बारे। क्या करंट का यहां कोई बात हो रहा है? नहीं, करंट का मतलब तो ढेर सारा चार्ज होगा। हम किसी एक चार्ज के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी केस नंबर 1 में पहले हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग जो चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल लिखो, चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल तुम बोलोगे ये तो हमको पहले से ही पता था, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तुमको पता ही है यार इसमें क्या होगा। बताओ साफिया, क्या होगा इसमें? पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जब रखेंगे चार्ज पार्टिकल को तो क्या होगा, उस पर असर क्या पड़ेगा उस पर? मैग्नेटिक फील्ड पे पैरेलल रखने पे चार्ज पार्टिकल को। एग्जैक्टली व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल। हाँ ठीक है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं इसको, वही वाला केस। ये अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम यहाँ पर बना रहे हैं जो कि यूनिफॉर्म इन नेचर है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो सारा कहानी बदल जाएगा, सारा स्टोरी, सारा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, लेकिन वो हम लोग को पढ़ना नहीं है अभी। नॉन यूनिफॉर्म का कोई बात ही नहीं करना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसमें हम लोग चार्ज को ले रहे हैं और मान लो कि ये चार्ज का इनिशियल वेलोसिटी है, और ये इनिशियल वेलोसिटी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसको क्या रख रहे हैं? पैरेलल। मतलब थीटा साफ साफ कितना है? 0 डिग्री। अब ये पैरेलल रखिए, एंटी पैरेलल भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि इधर भेजे तब भी 0 डिग्री हो गई। तो डिस्कस किया हुआ है हालांकि, मतलब 180 डिग्री होगा अगर एंटी पैरेलल ले तो, है ना। तो उस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। तो 0 डिग्री 0 मतलब मैग्नेटिक फोर्स 0। तो जब पैरेलल रखेंगे या तो एंटी पैरेलल रखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स कम्स आउट टू बी 0। तो नो मैग्नेटिक फोर्स, नो मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या ये चार्ज चलेगा नहीं? चार्ज चलेगा नहीं? चलेगा तो है, चलेगा, उसको वेलोसिटी दिए हैं तो वेलोसिटी से चल रहा है। लेकिन फोर्स जो है ना, फोर्स जो है वो चार्ज पे लगते लगते उसका डायरेक्शन बदल देता। अगर ये चार्ज पे फोर्स लगता तो इस चार्ज का जो डायरेक्शन है उसमें डिफ्लेक्शंस दिखता। अच्छा, तुम लोग याद करो लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स के ऊपर एक स्पेशल केस लिए थे जिसमें कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को बराबर लिए थे, और हमेशा बराबर नहीं होता है। उस स्पेशल केस के अंदर
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बराबर था, इसलिए दोनों फोर्सेज इक्वल आ रहा था। याद करो ये वाला केस हम यहाँ पर बनाते एक बार, देखो ये वाला F मैग्नेटोस्टैटिक इज इक्वल्स टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसमें से हम लोग ना एक फॉर्मूला निकाले थे वेलोसिटी सेलेक्टर का पिछले क्लास में, है ना। तो हाँ बिल्कुल E बाई बी निकाले थे, ठीक है, E बाई बी। तो ये दोनों को बराबर किए थे और फॉर्मूला निकाले थे, है ना। तो ये एक स्पेशल केस था, जरूरी हमेशा नहीं होता कि ये दोनों बराबर हो जाए, और उस समय दोनों फील्ड्स था। तो यहाँ पर अभी हम वही कहना चाह रहे हैं कि जब मैग्नेटिक फोर्स लगता, अगर मान लो कि ये बड़ा हो जाता, अगर ये बड़ा हो जाता, तब हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल का रास्ता में डिफ्लेक्शन आ जाता। जैसे मान लो कि ये चार्ज को अगर हम लोग ऐसे ऊपर ले जाएं, तब तो एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो हो सकता है कि चार्ज में तुमको कुछ डिफ्लेक्शंस दिखे उसका पाथ में, तो उसके बारे में डिस्कशन करना है कि चार्ज का पाथ में कैसे चेंजेस आता है। ये हो गया, लिख लिए। चलो इसको मिटाई, तो बहुत आसान सा बात है, नो मैग्नेटिक फोर्स आप सब लिख दिया, है ना। चलो डायरेक्शन का बात ही नहीं करना, जब है ही नहीं तो देख भी सकती हो, यहाँ पर ऐसे 4 उंगली रखोगी, अंगूठा ऐसे रखोगी, कोई फोर्स नहीं आएगा। राइट हैंड पाम रूल यूज करोगी, 4 उंगली ऐसे रखोगी यार, अंगूठा ऐसे होना चाहिए ना, बट इस रूल के हिसाब से तो ऐसे हो जा रहा है, तो कोई फोर्स ही नहीं, तो कहाँ से रूल लगेगा, अप्लाई ही नहीं होगा रूल। तुम राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो, सॉरी राइट हैंड पाम रूल यूज करो, चाहे तुम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, दोनों से वही होगा। चलो तो हम लोग नेक्स्ट केस का बात करते, लिख लिए होगे ये सब सारा, है ना। चलो केस नंबर 2 का बात करते, जो कि जिसके बारे ही डिस्कशन करना है, उसी के बारे, बल्कि मेन एम है डिस्कशन करना। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही रखेंगे, लेकिन उसको वेलोसिटी ऐसे देंगे हम लोग कि वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। क्या मतलब है इसका? मतलब उसका सर्कुलर मोशन होगा। तुम लोग 11th में एक टॉपिक पढ़ी होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सुनी होगी, पढ़ी तो नहीं होगी, हमको पता है, सुनी तो होगी ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें क्या होता है कि हम लोग बात करते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है किसी सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मतलब चार्ज को सर्कुलर वेलोसिटी देंगे, ऐसा वेलोसिटी देंगे कि वो गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दे चार्ज, गोल गोल घूमने लगे। अब कैसे होगा वो हम बताते हैं। हाँ नहीं, एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर एक्सेलरेट करने लगेगा तब तो ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट ही नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा। देखते हैं, हाँ वही समझना है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। लग रहा है ऐसा कि एक्सेलरेशन होगा, लेकिन होगा कि नहीं होगा देखो, क्योंकि उसका डायरेक्शन, स्पीड का वैल्यू भले कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन तो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज होने से एक्सेलरेशन आता है। वही समझना है कि एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। चलो देखते हैं। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन होगा, तो फिर तो भाई साहब ये मैग्नेटिज्म का पार्ट ही नहीं होगा ना, ठीक है। मैग्नेटिज्म में क्या बोलते हैं कि एक्सेलरेशन चार्ज का किसी भी हालत में 0 होना चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है इसमें। तो केस नंबर कौन सा है हम लोग का? 2, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस। इससे फॉर्मूलाज भी निकलेगा, है ना, और इसमें प्रीवियस ईयर बोर्ड में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर, ठीक है। इसमें क्या है कि अभी तुम क्या कर रही हो कि चार्ज पार्टिकल को ऐसा वेलोसिटी दे रही हो कि वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ऐसे प्लेस कर रही हो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी को। कौन सा वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती। वो जो लिख रहे हैं ना, अब ये मत बोला सर यू होता है वो, तो इनिशियल वेलोसिटी ऐसा कुछ नहीं है। तुम इनिशियल वेलोसिटी को वी भी लिख सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। और इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 ऐसा जरूरी है? नहीं नहीं, हम उसको इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं चार्ज को कि जाओ चलो, और ऐसा दे रहे हैं कि वो कैसा घूमे, मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर घूमे और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। हम रखे थे उसको परपेंडिकुलर, हम कुछ देर में ऑब्जर्व करने लगे कि वो सर्कुलर मोशन करने लगा, ठीक है। देखो कैसे करेगा। तो चार्ज पार्टिकल, अरे सर्कुलर मोशन यार, रोटेशनल मोशन तो पूरा सिस्टम का होता है, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन अलग अलग चीज़ है, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में, ठीक है। सर्कुलर मोशन तो तुम्हारा एक किसी पार्टिकल का होता है, और रोटेशनल मोशन पूरा ऑब्जेक्ट का होता है, अलग अलग चीज़ है दोनों, और उसका एक फिक्स्ड एक्सिस होता है, ठीक है। अलग अलग चीज़ है, दोनों को मिलाओ मत। सर्कुलर मोशन यहाँ दूसरा बात कह रहा है। अब ये जानना है कि रोटेशन सर्कुलर क्या होता है, तो फिर वो अलग डिस्कशन हो गया, अलग डिस्कशन हो गया, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल रोटेशनल यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, साफ साफ बोल रहे हैं नो रोटेशनल, क्योंकि रोटेशनल में एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है और उसमें एक पूरा सिस्टम घूमता है। यहाँ पर एक छोटू सा नन्हा सा चार्ज है, तो रोटेशनल थोड़ी होगा, समझ आया। तो चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विथ इट्स, लिखते जाओ तुम लोग साथ में, विथ इट्स इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऐसे रखो कि उसका जो वेलोसिटी हो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ठीक है।
तो हम लोग अभी इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पहले डायग्राम बनाएंगे और कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि विजुअलाइज हो सके थोड़ा। तो ये देखो यहाँ पर हम बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कहाँ लिया मैग्नेटिक फील्ड को? इनवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड, और हम लोग सर्कुलर जो चार्ज है उसको कुछ वेलोसिटी देते हैं और ऐसा वेलोसिटी देते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा वेलोसिटी देते हैं। तो अब ये बताओ कि ये चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। देखो यहाँ पर तुम इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर और तुम्हारा वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर। तो इस पे ऐसे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसको ऐसा वेलोसिटी हम लोग दिए कि ये सर्कुलर पाथ में घूमने लगा। एक सर्कुलर पाथ हमको यहाँ पर विजिबल हुआ चार्ज का। अभी तुम देखना ठीक से कि कैसे कैसे इसको फोर्सेज लग रहा है। ये देखो एक सर्कुलर पाथ बनेगा जिसमें ऐसे ऐसे चार्ज रिवॉल्व करते रहेगा, ठीक है। अभी देखो ये चार्ज जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पहुँचते पहुँचते इसका वेलोसिटी किधर हो जाएगा? देखो तो जब ये चार्ज यहाँ पहुँचेगा तो किधर होगा वेलोसिटी? ऐसे होगा। जब ये चार्ज यहाँ पहुँचेगा तो उसका वेलोसिटी कैसे होगा? चार्ज अगर यहाँ पहुँच गया तो वेलोसिटी कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। फिर जब ये चार्ज यहाँ पहुँचेगा तो वेलोसिटी कहाँ हो जाएगा? इधर हो जाएगा। अब तुमको ये देखना है कि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर है, ठीक है। तो हाँ वही चीज़ समझना है इस पर। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक पॉइंट ए, इस पॉइंट को वेरी गुड टुवर्ड्स द सेंटर पता चल रहा है तो वेरी गुड सी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। तुम देखना यहाँ पर ए पॉइंट पे कि 4 उंगली ऐसे, और हमेशा देखो हम लिखे हैं इनिशियल वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो होना चाहिए वो देखो यहाँ पर हो रहा है। ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर, तो परपेंडिकुलर है। यहाँ पर वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। यहाँ वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? हर जगह एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। कैसेट जैसा अटक जा रहे थे हम। तो यहाँ से अगर तुम देखो तो 4 उंगलियाँ यहाँ पर 4 उंगली ऐसे करोगी तो ये ऊपर जाएगा। तो पाम कहाँ आ रहा है? ऐसे। मान लो ये कि सर्कल का ये सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये ऐसे, तो ये इधर पॉइंट कर रहा है, तो यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ऐसे होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वेलोसिटी ऐसे और उंगली अंदर, तो ये कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो यानी कि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आएगा? नीचे। ये मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे हैं और कौन सा रूल यूज कर रहे हैं? यहाँ पर लिख देते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल 10 बार बताया गया है। 10 बार तो नहीं, 5 बार बताया गया होगा। 5 अलग अलग केस डिस्कस किया ना, 5 बार बताया गया, ठीक है, 10 बार नहीं। तो यहाँ पर 4 उंगली ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, तो पाम नीचे, तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पर देखो ऐसे तुम्हारा अंगूठा नीचे और 4 उंगली अंदर, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ जा रहा है? इनवर्ड्स। तो हर जगह से मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारा देखना तुम इनवर्ड्स आएगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 4 उंगली ऐसे, वेलोसिटी इधर, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आ रहा है? अपवर्ड्स। तो यानी कि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर ऐसे। तो मतलब जितना भी तुम किसी, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ऐसे रखोगी 4 उंगली है, और यहाँ पर अगर तुम चार्ज को पकड़ो, यहाँ पर अगर चार्ज पकड़ो तो वेलोसिटी ऐसे होगा उसका, ठीक है। बोलो कि सर ये परपेंडिकुलर नहीं हो रहा। बकलोल, ये भी परपेंडिकुलर है। देखिए वेलोसिटी और यहाँ पर ये अंदर कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री साफ साफ दिख रहा है। ऐसे टेढ़ा भी रहेगा तब भी एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। देखो देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है ना, चार्ज जैसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया उसका वेलोसिटी तब भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तुम यहाँ देखो तो चार्ज ऐसे जो है वो ऐसे हो जाएगा और ये इसका ओरिएंटेशन ऐसे हो जाएगा, तो उससे एंगल पे थोड़ी, एंगल तो 90 डिग्री होगा ना, समझ आया। तो अभी यहाँ पर भी तुम अगर देखो ऐसे रखो तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे आ रहा है। देखो यहाँ पर ये अंगूठा ऐसे ऊपर और 4 उंगली ऐसे, तो 4 उंगली तो अंदर ही जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ऐसे होगा। मतलब कहीं पर भी देख लो तुम तो मैग्नेटिक फोर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और ऐसा फोर्स जो कि सेंटर की तरफ हमेशा पॉइंट करे किसी सर्कुलर पाथ में, उस फोर्स को फिजिक्स में एक नाम देते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। नाम सुनी होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ ये तुम पढ़ी होगी बैंकिंग ऑफ रोड में, 11th का एक टॉपिक था बैंकिंग ऑफ रोड, है ना, उसी में हम लोग ये पढ़े थे, ठीक है। और हम लोग ये, अच्छा तुम ये क्या एग्जांपल, इसका ना 2 एग्जांपल देते हैं हमको तुमको यहाँ पर। ये तो ऊपर वाला टॉपिक तो लिख ली होगी ना, इसी टॉपिक के अंदर सारा 3 केस चल रहा है, अभी दूसरा चल रहा है। तो हाँ ये एक सवाल होना चाहिए कि सर ये जो चार्ज है जब इसको हम ऐसे रखें यहाँ पर तो ये सर्कुलर पाथ कैसे फॉलो कर रहा है, वो भी हम बताएंगे, ठीक है, वो भी समझाएंगे कि सर्कुलर पाथ यहाँ पर कैसे बना चार्ज का। हालांकि तुमको ये चीज़ दिख रहा होगा सर्कुलर पाथ ओबे होने का एक रीज़न सिंपल जो किताब में लिखा रहता है कि हम लोग चार्ज को प्लेस किए जब ऐसे करके, ऐसे उसको वेलोसिटी दिए इस टाइप से, तो हमको मेरा मतलब मकसद ये है कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के, तो हम उसको ऐसे वेलोसिटी दिए। तो ऐसे वेलोसिटी दोगी तो ये ऐसे चार्ज घूमेगा कि नहीं, मतलब उसको फेंके हम ऐसे, ये मत सोचो कि ऐसे सीधा ऊपर दे दिए, नहीं नहीं, प्रोजेक्ट किए उसको हम ऐसे करके, तो ऐसे प्रोजेक्ट किए तो ये ऐसे जा रहा था, सुनो सुनो, ऐसे प्रोजेक्ट करके छोड़ दिए, ये नहीं कि चार्ज को पकड़ के ऐसे हम घुमा रहे हैं, दैट इज इम्पॉसिबल। तुम किसी भी पार्टिकल को इनिशियल देकर छोड़ देती हो, जैसे तुम्हारे हाथ में बॉल है तो बॉल को मान लो तुम सोचती हो हमको सीधा फेंकना है, तो एम सीधा लेती हो ना, सामने मुड़ी फोड़ना है सामने वाला का मार के, तो ऐसे सीधा एम ली और ऐसे मार दे तो अपने आप जाओ के बॉल वहाँ टकरा जाता है।
अगर वहाँ हवा ना चले तो, और बॉल तेरा प्लास्टिक मतलब भिखारी टाइप का बॉल नहीं रहे तो, प्लास्टिक वाला बॉल रहता है ना 5 रुपये वाला बच्चा वाला जो मिलता है बॉल, ऐसे करके फेंकने से ऐसे हो जाता है बॉल, ऐसे करके जाता है, उसमें क्रिकेट भी नहीं, कोई कोई उससे भी खेलता है बॉल, भिखारी जो रहता है। तो खैर, तो हाँ बोलो। हाँ घूमते ही रहेगा, सुनो सुनो सुनते ले पहले पूरा। देखो तो हम बोल रहे हैं कि हम लोग जो एम करते हैं, हम लोग एक बार वेलोसिटी देते हैं। अब इस चार्ज को देखो कैसे प्रोजेक्ट किया गया बता रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड पहले ये ना इमेजिन एकदम क्लियर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है साफ साफ। अभी तुम उसको ऐसे वेलोसिटी दी, तो ऐसे वेलोसिटी दी तो तुम सोची कि चार्ज ऐसे जाएगा और रुक जाएगा कहीं जाके, लेकिन वैसा हुआ नहीं, वैसा हुआ नहीं। चार्ज जा रहा था ऐसे करके, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पॉइंट कर रहा है, इनवर्ट। चार्ज ऐसे निकल जाता, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स ऐसे पॉइंट कर रहा है। तो फिर ये वाला मैग्नेटिक फोर्स चार्ज को ऐसे 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 घुमाने लगा, फिर ये ऐसे बोल रहा है मैग्नेटिक फोर्स, तो इसलिए चार्ज ऐसे ऐसे ये पाथ फॉलो करने लगा। मतलब हम लोग उसको एक इनिशियल वेलोसिटी दिए और हम लोग सोचे कि चार्ज ऐसे जाके कहीं रुकेगा, और हम लोग को लगा कि मैग्नेटिक फोर्स किधर कहीं ना कहीं होगा, मतलब कोई कभी ऊपर लगेगा कभी नीचे लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ये पिछले क्लास में बताया गया है चिल्ला चिल्ला के। उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको तुमको मैथमेटिकली भी समझाए थे, उसको मैथमेटिकली समझाए थे तुमको हम क्रॉस प्रोडक्ट से, कि मैग्नेटिक फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा मतलब दिख रहा है साफ साफ। अच्छा तुम बोलोगे सर ये पहले क्यों नहीं बताएं, क्योंकि पहले हम तुमको सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने सिखा रहे थे। हालांकि तुम कभी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ये कंफर्म यूनिफॉर्म, देखो लिखे हैं साफ साफ, कहीं लिखे होंगे देखो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड लिखे है ना, खाली यूनिफॉर्म होना चाहिए। स्टार्टिंग में टॉपिक में से लिखवाया गया है कि जो भी डिस्कशन चल रहा है तीनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। सर अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तब देखो क्या होगा बता रहे हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तब होगा क्या है कि चार्ज पे ज़्यादा फोर्स लग जाएगा। तुम देखो मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होने के कारण मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा और चार्ज इस तरफ खींच जाएगा। तब तो यहाँ पर सर्कुलर पाथ नहीं बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, देखो ऐसे बन जाएगा, क्योंकि चार्ज ऐसे गया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, तो ऐसे हो गया। फिर चार्ज बेचारा थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ऐसा अजीब सा पाथ हार्ट बन जाएगा बाबू, ह्यूमन हार्ट बन जाएगा। फिर यहाँ बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, अलग हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमन हार्ट ना बने, क्या नहीं हम देखे थे अपना हार्ट तो सही था, उसी टाइप का था, मतलब कैसा था, चलो है फालतू बात में कहा। तो यहाँ पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लेने का उद्देश्य समझ में आया, राहुल गांधी बन गया हम, उद्देश्य तो इसका ये मैग्नेटिक फोर्स लेने, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लेने का बस यही मेरा उद्देश्य है कि चार्ज सर्कुलर पाथ फॉलो करे। अच्छा तुमको एक बात पता होना चाहिए कि जो सर्कुलर मोशन होता है उसका एक मतलब ये है कॉन्सेप्ट है, और ज़रूरी भी बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें जो भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसका स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए हमेशा। अगर उसका स्पीड का मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, भले उसका वेलोसिटी चेंज करा, देखो इसका वेलोसिटी यहाँ कहाँ है, ऊपर, तो कौन सा कैप हुआ ये, अरे बकलोल, कैप जहां बोले मुंह एकदम भिखारी जैसा बना लेते, कैप क्या, अरे इधर कौन सा कैप हुआ, देखो गलत बता रही है, जे कैप, ये ऊपर में जे कैप हुआ, ठीक है। एक जगह देखा था कार्टून में 2 ही शब्द अंग्रेजी के बोल रहे, सब मुँह ताकते रह जाता है, वही बोला। देखो यहाँ पर कौन सा कैप हुआ, ये जे कैप। इधर कौन सा कैप हुआ, माइनस आई कैप। इधर कौन सा कैप, बोलिए रिया बताइए, इधर कौन सा कैप है, कैप उसको बताने दे, तू रिया है, 3-4 बार रिया को मिलाएंगे तब भी नहीं बनेगी, बोलो बोलो। उसको 2 दिन लगे मुकेश सर भाई साहब ये भारी बेइज्जती था। बताओ 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 जल्दी बताओ, जनता तुम्हारा 1.5 लाख जनता इंतजार कर रहा है, बताओ 1.5 लाख। हाँ के कैप, अरे यार तो भिखारी लेवल का आदमी है यार। यहाँ देख बकलोल, नहीं तो यहाँ कौन सा एक्स आई कैप होता है, यहाँ जे कैप होता है, नीचे क्या होता है माइनस जे कैप, तो यहाँ पर नीचे माइनस जे कैप होगा ना। के कैप तो इधर होगा, ये वाला के कैप तो ऐसे होगा ना, ये वाला, तो ये ऐसे बाहर थोड़ी आ रहा है, चार्ज नीचे जा रहा है, ठीक है रिया जी, ये सब पता होना चाहिए, ये बहुत बेसिक बात है। के कैप माइनस के कैप पता चला कि नहीं चला, चल गया, कौन है तो मिलो फिर, और क्या क्या, अच्छा तो सुनो सुनो सुनो, तो मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड द स्पीड का मैग्नीट्यूड शुड आल्सो बी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड शुड बी कांस्टेंट। और है भी, स्टार्टिंग तो यही पढ़ रही हो कि जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं उसमें चार्ज का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो कांस्टेंट तो है, बहुत बढ़िया। अच्छा आगे सुनो, आगे सुनो, ये V और B कांस्टेंट है तो FM भी क्या होगा, कांस्टेंट, और चार्ज का वैल्यू तो कांस्टेंट है ही कि चार्ज का वैल्यू बढ़ रहा है,
तो ये सब कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फोर्स हर पॉइंट पे क्या लगेगा, कांस्टेंट। इसीलिए ये बढ़िया एक सर्कुलर पाथ बनाएगा विथ कांस्टेंट रेडियस। तो तुमको समझ आया, हम बस ऐसे इसको फेंके ऐसे, हाँ, लेकिन अगर ऐसे सीधा फेंक देते तो नहीं बनता, हम इसको ऐसे किए और मैग्नेटिक फोर्स क्योंकि ऐसे ऐसे लगते रहा टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए ऐसे सर्कुलर पाथ दिखने लगा। और सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या रहेगा, आर। यहां भी क्या रहेगा, आर। हर जगह कितना रहेगा, आर। कहाँ है तू यार, ठीक है, कहाँ है तू यार, लिख लिया इसको, मतलब ये बना लिया तुम लोग, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं व्हाट इज आर, यहाँ पर व्हाट इज आर, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अभी हम लोग यही रेडियस निकालेंगे। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी तुम, पूछो, डाउट पूछो। नहीं, तब नहीं होगा। और वही तो तीसरा केस है कि अगर V और B के बीच का एंगल थीटा हो, कोई भी थीटा एंगल हो, तब क्या होगा उस केस में। यहां पर तो देखो वेलोसिटी ये परपेंडिकुलरली है ना, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स भी एकदम परपेंडिकुलर आया, जो कि चार्ज को सर्कुलर पाथ में घुमा दिया। अगर हम थीटा, हाँ भी तीसरा केस वही है, और बोर्ड लेवल का है ये सब, ये कोई बहुत IIT लेवल, NCERT का सारा कॉन्सेप्ट है ये सब, ठीक है। तो ये रेडियस हो गया। और अच्छा, उसको कुछ टाइम भी तो लगेगा ना घूमने में। अच्छा, जो घूमने में इसको समय लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स के भाषा में, एक चक्कर काटने में जो समय लगे उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, है ना। तो यानी कि यहाँ पर कैपिटल T होगा, उसका टाइम पीरियड यूज होगा, टाइम पीरियड का भी कॉन्सेप्ट, टाइम पीरियड। और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, याद आ रहा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का भी बात करेंगे, और यहाँ पर एक अलग टाइप का फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे, जिसको हम लोग छोटा सा अलग सिंबल तो वही रहेगा, थोड़ा सा अलग नाम देंगे इसको, हम लोग FC लिखेंगे, और इसको हम लोग नाम देंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का साइक्लोट्रॉन, नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ना है नेक्स्ट एपिसोड में, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। बस इसका फॉर्मूला भी रट लेना, है ना, फॉर्मूला भी पहले पढ़ी हो। हालांकि तुमको ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक खूबसूरत रिलेशन पता है कि नहीं, यहाँ लिखते हैं, नहीं पता है, हाँ, T बराबर 1/f। तो अगर तुमको टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी भी पता है, और R का अभी निकालेंगे एक फॉर्मूला जिसको याद रखना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं अरे यार ये तो रेडियस है, इसको कौन याद रखेगा, नहीं नहीं, याद रखना है। चलो हम सर्कुलर पाथ को थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। ये देखो, ये सर्कुलर पाथ है, मेरा दिल था अकेला, चलो ये सर्कुलर पाथ हुआ, है ना, बना लो इसको जल्दी से। तुम लोग को समझ आया जी ये क्या पूछी, नहीं, देखो यहाँ देखो यहाँ, ये बोल रही है कि सर जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इन्वर्ट लिए हैं, देखो मेरा उद्देश्य क्या है, यहाँ पढ़ो तो क्या लिखा है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर होना चाहिए ना वेलोसिटी। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे ले लें, सुन लो, ये भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मान लो, और ये चार्ज को हम वेलोसिटी, चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही रखना है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर तो अभी भी है, तो क्या ऐसा पाथ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो अभी तुम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे, और चार्ज का वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आ रहा है, अंदर। तो यानी कि चार्ज ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, और अंदर की तरफ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करके एक पाथ बनेगा, मतलब कि तुमको ऐसा रिंग के जैसा दिखेगा इस टाइप का, और मैग्नेटिक फोर्स फिर ऐसे बोर्ड के अंदर मतलब इस टाइप का बनेगा। तो तुमको दिखाना वो बहुत मुश्किल होगा ना, तो इसलिए हम चाहें कि तुमको सर्कुलर पाथ साफ साफ सामने दिखे, इसीलिए हम मैग्नेटिक फील्ड को ही क्या ले लिए, इनवर्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड को इन्वर्ट लेने से ऐसे पाथ तुमको सर्कुलर सामने सामने दिखने लगा। ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि इमेजिन करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए जानबूझ के ऐसे लेते हैं। क्लियर, हाँ, सर्कुलर में जब भी एंगल 90 डिग्री होगा तो सर्कुलर मोशन मूव करेगा। वेन एवर द एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल होगा तो वो तीसरा केस में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जीरो होगा तब, जीरो होगा तो कोई पाथ नहीं बनेगा, क्योंकि 0 डिग्री के केस में तो मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं होगा तो उसका पाथ कहां से होगा, क्या। अच्छा तुम एक चीज, क्या, चार्ज का मूवमेंट तो होगा, लेकिन मूवमेंट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना, तो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट में स्ट्रेट लाइन पाथ हुआ तो उससे हमको क्या फायदा, स्ट्रेट लाइन मूव किया तो कहाँ कोई हमको नहीं, सर्कुलर नहीं, अलग अलग टाइप का पाथ आता है ना, कभी पाथ पैराबोलिक होता है, कभी पाथ प्रोजेक्टाइल होता है, नहीं स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ पाथ, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है ना, नहीं समझी। मैग्नेटिक फोर्स ही जब जीरो है, देखो हम क्या हेडिंग लिखे थे, बड़ा सा फॉर्मूला लिखे थे मैग्नेटिक फोर्स का, और जहां बड़ा सा जब शुरू करे थे लेक्चर तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखे थे एक बड़ा सा, वो फॉर्मूला इसलिए लिखवाया गया था ताकि तुमको ये फील आए कि हमको उन्हीं केसेस का डिस्कशन करना है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स हो। अब अगर तुम चार्ज को 0 डिग्री पे फेंक दोगी, जो पहला केस था, तो उसमें तो मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं आ रहा है, तो फिर डिस्कशन कैसे करेंगे उस केस का, समझ में आ रहा है मेरा क्या बात हम बोल रहे हैं, ठीक। तो तुमको 0 डिग्री पे बताएं कोई फोर्स नहीं होगा, इसमें देखो बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट बन रहा है। अच्छा देखो, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तब ऐसा पाथ हो रहा है, तुम याद करो लॉरेंस का वो वाला केस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी था, दोनों था, तो उसमें ऐसा कोई पाथ नहीं बन रहा था, उसमें चार्ज फिर स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, याद आ रहा है, क्योंकि उसमें भी लेकिन एंगल 90 डिग्री था। तुम इस बात पर ध्यान देना, वो वाला जो केस था उसमें एंगल कितना था,
उसमें भी 90 डिग्री। देखो ये वाला केस हम बोल रहे हैं, एफ मैग्नेटिक बराबर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें क्यूबी लिख रहे थे और इधर क्या लिख रहे थे, ई लिख रहे थे। तो इसमें भी यहाँ पर एंगल कितना हुआ था, तब ना यहाँ से हम हटा दिए थे मतलब कि साइन थीटा को। तो इसमें भी 90 था, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड था इसलिए उसमें ये केस को डिस्कस नहीं कर रहा, ये सब नहीं था उसमें। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग आते हैं वापस अपने डिस्कशन पे, और ये क्या क्या कैलकुलेशन करेंगे कि इसका रेडियस कितना है अगर सर्कुलर पाथ में, तो समय कितना लग रहा है चार्ज को घूमने में, और फ्रीक्वेंसी कितना है, मतलब कितना ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है एक सेकंड में। समझ आ रहा है? पर सेकंड, ऑसिलेशंस पर सेकंड। देखते हैं चलो। तो हम लोग अभी ये डायग्राम को रहने देना है, डायग्राम को कुछ कुछ यूज़ करना है। तो पहले रेडियस निकालने के लिए, अच्छा एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट अब डिस्कशन कर, पहले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं। ये सब लिख लियोगे तुम लोग, आगे कॉन्सेप्ट देखो समझो। देखो ये जो फोर्स है, हाँ हाँ लिख ले क्या चीज़ हाँ उसका मतलब तुमको ये जानना है कि ये सब टर्म्स का तुम कैलकुलेशन करने वाली हो। क्यों करने वाली हो समझ में आ रहा है? क्योंकि चार्ज को कुछ समय लग रहा है, कुछ रेडियस है, ये सब। अब तुम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखो यहाँ पर द मैग्नेटिक फोर्स, थ्योरी है ये इसके बारे। द मैग्नेटिक फोर्स पॉइंट्स रेडियली मतलब एकदम सीधा सीधा, रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर, इनवर्ड्स नहीं। देखो तुम एक चीज देखना, रेडियल का मतलब समझना। रेडियल का मतलब ये मत सोचो कि ऐसे है, ये रेडियल का मतलब नहीं हुआ। रेडियल का मतलब चारों ओर से मैग्नेटिक फोर्स ऐसे है, और इसका रेडियस ऐसे आर है, तो जो रेडियस है उसी के अबाउट नहीं है। देखो तुम ठीक से, यहां पर अगर तुम मैग्नेटिक फोर्स देखो तो ऐसे होगा, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स ऐसे होगा, यहां पर ऐसे होगा, यहां पर ऐसे होगा, यहां पर ऐसे होगा, मतलब हर जगह से मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है कि सेंटर पे जाके मिलने वाला है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियल। रेडियल का मतलब सारा फोर्सेस एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है, रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर। इनवर्ट का मतलब तो बोर्ड के अंदर हो जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर बोलोगी, इनवर्ट मत बोलो, है ना। तो द मैग्नेटिक फोर्स पॉइंट्स रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, टुवर्ड्स द सेंटर है। सेंटर पे फोर्स थोड़ी लगा रहा है यार, सेंटर पे हम तो डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं ना कि टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट कर रहा है, सेंटर पे थोड़ी फोर्स लगा रहा है, फोर्स तो वो चार्ज पे लगा रहा है ना डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है, लेकिन हाँ फोर्स तो चार्ज पे लग रहा है जिसके वजह से। अच्छा तो तुम ये सोचिए, ये अब ये मत सोचना कि सर तब अगर चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो चार्ज सेंटर में कहीं घुस जा रहा है जाके। इस बारे में बताएंगे अभी कि चार्ज पे जब सारा फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है तो चार्ज सेंटर में क्यों नहीं चल जा रहा है। उसका कारण है क्योंकि चार्ज का जो वेलोसिटी है, ये पूरा बाबा बन गया है तो खतरनाक, पूरा लपटा गया है यहाँ पर। चार्ज का जो वेलोसिटी है, चार्ज का वेलोसिटी कहाँ है, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब कि सर्कल जो है उसमें टेंजेंट के जैसा है, और उसका वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर नीचे है, तो उसका जो वेलोसिटी है चार्ज का वो उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है। अरे जैसे पृथ्वी के साथ होता है यार, लेकिन हाँ पृथ्वी के बारे में यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये सब ज्ञान मत देना कि सर इलिप्टिकल होता है, पता है हमको वो सब कि पृथ्वी जो होता है सर्कुलर में नहीं इलिप्टिकल में घूमता है, लेकिन बहुत पहले से हम लोग ये मानते आ रहे थे कि जो अर्थ है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है सन के अराउंड। तो यही सब कॉन्सेप्ट उसमें देते थे कि जो पृथ्वी है उसका वेलोसिटी आगे की तरफ है, लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि पृथ्वी को कहाँ लेके जा रहा है, सन की तरफ, और उसको ऐसे गोल गोल घुमा रहा है। समझ आ रहा है मेरी बात कि नहीं समझ में आ रहा है? उसका एक और बेहतरीन एग्जांपल अभी देंगे एग्जांपल। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, द मैग्नेटिक फोर्स पॉइंट्स रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर एंड प्रोवाइड्स, बड़ा गजब बात ये लिखने जा रहे हैं अभी, पूछ सकता है हो सकता है एग्जाम में, एंड प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स यार, सॉरी एक्सेलरेशन का लिख दिया, आई एम सॉरी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एक एक करके डिस्कशन करेंगे, वो एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कसन करेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक एक करके आराम से पहले, ठीक है, उस पर बाद में आना, लास्ट में आना उस पर, मतलब कि अभी ये सब सारा चीज़ ये सब निकालने के बाद। अभी समझो कि तुम लोग पढ़ी होगी न्यूक्लियस के बारे, सुनी हो न्यूक्लियस का नाम, केमिस्ट्री में बहुत सुनी होगी, है ना, फिजिक्स में भी बहुत बार। तो ये वाला मिटा रहे हम केस का नाम, है ना। तो उसमें हम लोग ये सुनते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड कौन घूमता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमता है, सही बात है। और न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस अट्रैक्शन के कारण वो सारा इलेक्ट्रॉन्स को जोड़े रखता है, बाइंड करके रखता है, एक बाइंडिंग एनर्जी होता है उसमें, अलग अलग वो सब बात है। तो वहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, मान लो ये न्यूक्लियस और हम पहला शेल ले रहे हैं, के शेल। के शेल में मान लो कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर वेलोसिटी रहता है ना, इलेक्ट्रॉन का खुद का वेलोसिटी होता है उसका, ठीक है, हाँ ऊपर ऐसे होता है, लेकिन उस पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कहाँ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ भी ऐसे लगता है, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचता है तो यहाँ पर ऐसे लगता है, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचता है तो यहाँ पर ऐसे लगता है। तो मतलब इस वाले में कौन सा फोर्स लग रहा है,
न्यूक्लियर फोर्स। कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो न्यूक्लियस, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। वैसे ही इसमें भी तो हो रहा है, इसमें भी तो एक फोर्स है। चलो इसके बारे में हम बाद में आगे डिस्कशन करेंगे, इसको भी छोड़ते हैं। तो यहां पर अगर तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, तो जो फोर्स है न्यूक्लियस का वो कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मत सोचो कि सेंट्रीपिटल फोर्स हम ये मैग्नेटिक फोर्स को बोल रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल अभी वो अदा कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे किसी की कोई बच्चा लोग होता है ना, कि जो लोग मतलब पढ़ रहा है, मान लो कि 12th में 11th में पढ़ रहा है ना। 12th के बाद तो कोई किसी का गार्जियन नहीं होता है, लेकिन अगर मान लो कि कोई 11th में पढ़ रहा है, तो उसका गार्जियन जरूरी है कि उसका माँ बाप ही होगा। हो सकता है कि उसका भैया गाइड कर रहा होगा उसको, हो सकता है कि कोई उसका चाचा उचा गाइड कर रहा होगा, हो सकता है कि उसका मामा गाइड कर रहा होगा। तो अलग अलग गाइडेंस का मतलब कि उसको गाइड कर रहा होगा कि पढ़ो कैसे, है ना। होता है ना बहुत लोग गाइडेंस, तो सबका गाइडेंस अलग अलग होता है, लेकिन काम सबका सेम होता है। क्या काम होता है? कि पढ़ाई में उसको फोकस करवाना, पढ़ना। बकलोल जो गाइड कर रहा हो पढ़ेगा, बकलोल आदमी, उसको पढ़ाई में फोकस करवाना, उसको सही डायरेक्शन दिखाना, है कि नहीं। जैसे कि सानिया को साफिया सही डायरेक्शन दिखाती है ना, तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि अलग अलग आदमी को, अलग अलग जो स्टूडेंट होता है उसका अलग अलग गाइडेंस वाला आदमी होता है, लेकिन सबका काम सेम होता है। गार्जियन बोलते हैं ना उसको, काम सबका सेम होता है कि उसको पढ़ाई की तरफ फोकस करवाना। वैसे ही जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक जनरल नेम है, एक गार्जियन है, जिसका काम वही है कि किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में घुमाना, है ना। अब सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत टाइप का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर लिखते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत टाइप का होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे कार को तुम देखी हो कि पतरातू वैली में से घूम रहा है, तो उस समय कार को ऐसे गोल कौन घुमाता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन उसको ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमा देता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तब तो स्किड करके और पटका के मुड़ी कान फोड़ देता गाड़ी वाला। तो फ्रिक्शन भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा बिहेव कर सकता है, ठीक है। और अभी तुमको एक और एग्जांपल दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत टाइप का। एक तुमको बोले अभी कौन सा? फ्रिक्शन। और एक और क्या नाम दिए तुमको हम अभी? एक और न्यूक्लियर फोर्स। फ्रिक्शन भी एक टाइप का फोर्स है ना, पता है कि नहीं बकलोल लोग? ये भी न्यूटन, ये भी न्यूटन। अच्छा, उसके बाद एक और अभी एग्जांपल दिए थे, जो पृथ्वी को जो घुमा रहा है सन, तो कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देख रहे हो ये सारा फोर्सेस क्या है? सेंट्रीपिटल, जो कि ऑब्जेक्ट को हेल्प कर रहा है सर्कुलर पाथ में घुमाने में। वैसे ही यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन अदा कर रहा है? बोलो। है मैग्नेटिक फोर्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये सब नहीं होता, क्योंकि उसका तो औकात ही नहीं है। वो तो सिर्फ पार्टिकल को एक पैराबोलिक पाथ दे सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का औकात है कि सर्कुलर मोशन दिखा दे, ठीक है। तो ये हुआ। अभी हम लोग इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। तुम चाहो तो ये वाला लिख लो, फिर अभी और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये सब कैलकुलेट करेंगे, आर टी और ये सब। आर कैलकुलेट करेंगे, टी और एफ सी। अच्छा, ये सुनो एक और बात कि ये इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मालूम है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। देखो वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है ना। यहां पर वेलोसिटी कितना है? ऊपर की तरफ। यहां वेलोसिटी किधर है? इधर। यहां वेलोसिटी नीचे। तो वेलोसिटी का दिशा तो हर जगह बदल रहा है ना, वैल्यू नहीं बदल रहा है। वी 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 वी, लेकिन उसका डायरेक्शन तो हर जगह चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन तो होना चाहिए। क्या यहां पर एक्सेलरेशन होगा? सोच के बताना। चलो 2 मिनट हम टाइम दे रहे हैं, सोच के बताओ कि क्या यहां एक्सेलरेशन होगा, और होगा तो कैसे होगा? देखने से तो लग रहा है होना चाहिए। इसको पहले लिख लो। चलो, तो अभी तुम लोग को पहला पॉइंट देना है, और पहले बात करना है किसके बारे? रेडियस के बारे, है ना। पहला है तुम्हारा रेडियस कितना है सर्कुलर पाथ का, यानी कि जिसको हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम लोग? इसके लिए देखो, सबसे पहले आर का जो फॉर्मूला निकालने के लिए, इसका देखो जो चार्ज पार्टिकल है उसका स्पीड अगर निकालें हम लोग, स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखती हो? बोलो। डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसका डिस्टेंस ये कितना चल रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, यहाँ से चल रहा है ना। हाँ, वेरी गुड। ऐसे चला, ऐसे घूम के आया, तो ये पूरा एक सर्कमफ्रेंस में ट्रैवल कर रहा है। तो सर्कमफ्रेंस में डिस्टेंस क्या लिखोगी? 2 पाई आर। और टाइम कितना लग रहा है? इसको कैपिटल टी मान लेते हैं। और इसका स्पीड कितना है पार्टिकल का? v। तो ये उसका देखो स्पीड आ गया। यहाँ से तुम r निकाल सकती हो, ठीक है। तो यहाँ से r निकालोगी तो ये हो जाएगा तुम्हारा टाइम पीरियड। ऐसे भी हम लोग टाइम भी निकाल सकते हैं, है ना। क्या? नहीं नहीं नहीं, 1/t को f लिख के, अभी तो बाद में सब करना है, फ्रीक्वेंसी अलग से निकालेंगे।
तो यहाँ से हम लोग अगर R निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा V इंटू टी इज इक्वल्स टू 2πr। तो यहाँ से R आ जाएगा, या फिर एक काम करते हैं कि R निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करते हैं, ये हम लोग यूज़ करेंगे टाइम पीरियड निकालने के लिए। इससे मत निकालो R, इससे निकाल लो, ये वाले से। देखो हम बता रहे हैं यहाँ पर ये पार्टिकल, अच्छा हाँ उस बारे में पहले बात करते हैं। एक मिनट पहले इसके बारे में बताने से, उससे नहीं होगा, वो वाले से फॉर्मूला से नहीं होगा, उस वाले फॉर्मूला से भी R आएगा। लेकिन तुम देखो कि मेरा जो R निकल रहा था वो कैसे आ रहा था, देखो तो V लिखे थे, उसके बाद तुम्हारा VT आया था, इधर क्या आया था 2πr। तो यहाँ से अगर तुम R देखोगी तो क्या मिल रहा है तुमको, VT/2π। अब तुमको V पता है पार्टिकल का, पता है, चलो स्पीड का वैल्यू फिर भी कांस्टेंट है, तुमको हम दे देंगे, मान लो सवाल में दिया रहेगा, लेकिन टाइम तो नहीं पता है कितना समय लग रहा है उसको एक चक्कर काटने में। अब ये एक दिक्कत हो गया। और एक और चीज़ भाई साहब, इस फॉर्मूला में चार्ज तो आ ही नहीं रहा है, नहीं समझी? अरे चार्ज तो है ही नहीं इसमें, चार्ज का नामो निशान नहीं है इसमें, तो रेडियस खाली आ रहा है जिसमें चार्ज का कोई नामो, ना चार्ज का मास है, चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कुछ हो नहीं आ रहा है इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी नामो निशान नहीं है, तो टाइम पास हो गया। फिर समझ रहे हो बात हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसलिए इस तरीके से हम लोग रेडियस नहीं निकालेंगे, हम लोग इस रेडियस का कैलकुलेशन के लिए कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज का वेलोसिटी, ये सब इन्वॉल्व हो। समझ आया ये तरीका गलत क्यों है? तो अभी देखो हम लोग क्या यूज करेंगे कॉन्सेप्ट। देखो पहले तुम ये सोचो यार, इसके लिए एक बड़ा चीज, इंपॉर्टेंट चीज सुनना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, वो कौन है यहाँ पर? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर? मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा तुम ये सोचो, अगर ये चार्ज को ऐसे सेंटर की तरफ खींचा जा रहा है तो ये चार्ज सेंटर की तरफ क्यों नहीं घुस जा रहा है? तुम बोलोगे सर अभी आप बताएं कि वेलोसिटी ऐसे है, तो वेलोसिटी ऊपर ये ऐसे तब ऐसे घूम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वेलोसिटी ऊपर है वो तो ठीक है, यहाँ पर ऐसे हुआ वेलोसिटी क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये चार्ज अंदर फिर भी तो जाना चाहिए ना, थोड़ा तो अंदर रहना चाहिए ना, एकदम गोल सा पाथ तो नहीं मिलना चाहिए। अब ये मत बोलना सर आप गोल डायग्राम नहीं बनाए, लो ना बना दे रहे हैं, ऐसा एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट सर्कल मिलता है, थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं। जैसे हम लोग पृथ्वी के बारे में बोलते हैं स्फेयर है, लेकिन स्फेयर नहीं, वैसा का नहीं है, एकदम परफेक्ट सर्कल, तभी इसको सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर पाथ इसमें हो रहा है। ठीक है, तो बताओ जरा। हाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि चार्ज का जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है वो हर जगह सेम है, वेलोसिटी चेंज हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड का जो वैल्यू है वो सब जगह कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो जब भी तुमको ये सुनी होगी ना, फिजिक्स में बहुत बार सुनी भी होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये यूनिफॉर्म शब्द हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ की नहीं, बिलीव हुआ कि नहीं ये बात? तो ये यूनिफॉर्म शब्द हम लोग किस लिए यूज करते हैं पता है? स्पीड के लिए, क्योंकि देखो वेलोसिटी तो हर जगह चेंज कर रहा है, कहीं ऊपर कहीं ऐसे कहीं नीचे कहीं दाएं कहीं बाएं, तो वेलोसिटी तो हर जगह चेंज कर रहा है, स्पीड सिर्फ कांस्टेंट है, इसलिए ये यूनिफॉर्म शब्द यूज करते हैं। तो ये अंदर क्यों नहीं घुस जा रहा है भाई? क्योंकि यहां पर वही वाला सवाल है कि न्यूक्लियस अगर इतना बड़ा है तो के सेल वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं घुस जाता है? वही वाला सवाल आ गया यहाँ पर, क्योंकि वहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मौजूद होता है, सुनी भी होगी इसका नाम, एक नाम सुनी होगी तुम, सेंट्रीफ्यूगल, जो कि माना हुआ फोर्स होता है। इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग बहुत जगह ऐसे भी बोलते हैं सूडो फोर्स, नकली फोर्स, जाली फोर्स, इमेजिनरी फोर्स। जैसे तुम लोग याद करो कार में जब ऐसे टर्न लेती हो, जब गाड़ी ऐसे मुड़ता है, हालांकि तुम लोग भिखारी आदमी कार में बैठी नहीं होगी, लेकिन फिर भी इमेजिन कर लो, इमेजिन तो कर सकती हो ना। तो कार में ऐसे बैठने के बाद जब गाड़ी ऐसे राउंड लेता है सर्कुलर पाथ में, तो कैसे होता है? ऐसे लगता है ना कि उधर खिड़की की तरफ जा रहे हैं, तो उधर से रमेश खींचता है क्या? रमेश तो नहीं खींचता है, उस तरफ पतरातू वैली की खाई की तरफ कौन ऐसे खींचता है? रमेश का आत्मा नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे उस तरफ लगता है, समझ आया? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो कि सेंटर से अवे लगता है, यहां पर भी ये सेंटर से क्या लगेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो सेंटर के टुवर्ड्स। तो यहां पर एक ऐसे फोर्स होगा, ये कौन सा फोर्स होगा फिर? सेंट्रीफ्यूगल। फिर यहां पर ऐसे होगा सेंट्रीफ्यूगल, वही तो चीज है ना। ये देखो अब ये इसके ऊपर पूरा थ्योरी है कि सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स जब एक ही साथ एक जगह पे लग रहा है तो दोनों कैंसिल हो जाना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड बराबर भी है दोनों फोर्सेस का, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तब तो चार्ज भाई साहब फोर्स ही नहीं लगता, तो सर्कुलर पाथ होगा ही नहीं। इट इज अ इमेजिनरी फोर्स which we are assuming that it is present there to balance that force so that the charge particle does not move towards the center। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वैसा कोई फोर्स होगा, लेकिन वैसा कोई फोर्स होता नहीं है, होता है सिर्फ कौन सा? सेंट्रीपिटल। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सोचने के लिए, जिसके कारण, अच्छा एक और चीज, ये दोनों बराबर होगा। अच्छा सुनो एक और चीज, दोनों फोर्सेस को कभी भी एक साथ एक समय पे एक सवाल में नहीं लगाते हैं कभी भी, समझ आया? अच्छा सुनो एक और चीज, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का फॉर्मूला सेम होता है,
लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल सुनना, सेंट्रीफ्यूगल कौन सा है, नकली वाला, इसको हम लोग एफ सी लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला हमेशा फिक्स होता है। फॉर्मूला किसका चेंज होता है, क्योंकि इस समय सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, कभी कभी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहेगा, फ्रिक्शन, न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ये किसका रोल प्ले कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स वाला फॉर्मूला इसमें लागू हो जाएगा। समझ आ रहा है, समझ आ, लेकिन ये भाई साहब हमेशा क्या होगा, एफ सी, और ये एफ सी मतलब कि लिखने का तरीका है ये एफ सी, और इसका फॉर्मूला हमेशा ये होगा, देखो लिख रहे हैं एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब एम वी स्क्वायर बाई आर का बहुत आसान, जो पार्टिकल गोल घूम रहा है उसका मास, पार्टिकल का इंफॉर्मेशन दे रहा है ये सब, देखो आर जिस रेडियस पे घूम रहा है वो, और जिस स्पीड से घूम रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन मालूम चला पार्टिकल के बारे। तो वही सोच समझ के हम लोग ये फॉर्मूला अपने से सोच समझ के बनाए हैं। लेकिन क्या ये फॉर्मूला अपने से सोच समझ के बनाया गया मैग्नेटिक फोर्स का, नहीं, मैग्नेटिक फोर्स तो इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं, लॉरेंस के जैसा बड़ा आदमी ये सब डिस्कवर किया है, तो ये तो अपने मन से नहीं सोचो, लेकिन ये फॉर्मूला अपने मन से सोच समझ के कैलकुलेटेड है, ये ऐसा नहीं कि हवा में अपने मन से सोच के बना दिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये फॉर्मूला तुम हमेशा लगा सकती हो, चाहे न्यूक्लियस का बात करो, चाहे पृथ्वी का बात करो, किसी का भी कोई भी चैप्टर ले लो, ग्रेविटेशन ले लो, चाहे वो एटम न्यूक्लियस का पढ़ाई ले लो, कुछ भी चैप्टर उठा लो, तुम हर जगह ये यूज कर सकती हो। लेकिन ये भाई साहब, कौन भाई साहब, ये अपना नेचर सामने वाला आदमी के हिसाब से बदलते रहेगा। जैसे मान लो कि अभी साफिया सानिया से बात कर रही है, तो तुम पूरा खुलेआम बात करेगी, यार और कैसी हो, क्या हो, हाल चाल एकदम, वही इसका बाबूजी सामने आ जाए, तब तो लगेगा ही नहीं कि साफिया है, लगेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, वही चीज़ हम कह रहे हैं कि आदमी का जो नेचर है वो सामने वाला के हिसाब से बदलता है। ठीक है, जैसे कोई भिखारी आ गया तो उसको ऐसे इग्नोर करके जाएगी, ऐसे लगेगा कौन, पहचान में नहीं की उसको। ठीक है, वही ये मिल जाए, क्या नाम है, कोई मैडम मिल जाए कॉलेज की, उसके बाद तो एकदम लगेगा कि ज़िंदगी में शायद कभी देखी ही नहीं है मैम को, ऐसा एकदम पूरा गले वाले मिलने लगेगी। समझ आ रहा है, तो आदमी जो है वो सामने वाला आदमी के हिसाब से बदलने लगता है। जैसे मेरा एक तो दोस्त था, ठीक है, एकदम अजीब सा लैंग्वेज एकदम यूज़ करता था बात करने के लिए, बहुत अजीब लैंग्वेज यूज़ करता था। हाँ, नहीं, बहुत ख़राब उसका लैंग्वेज था, एकदम अजीब टाइप का बात करेगा, एकदम मतलब लैंग्वेज ही ठीक नहीं था। जैसे उसको जो काम रहेगा ना, सिर्फ मुद्दे का बात बोलेगा, मुद्दे का बात, वो भी बहुत अजीब टाइप से, ऐसा लगेगा कि खाली काम के लिए आया है उस टाइप का। लेकिन वही कोई लड़की दिख जाए सामने, उसके बाद तो फिर पूछो ही मत, पहले इधर उधर का बात करेगा, 3-4 घुमा के, हम लोग को यकीन ही नहीं होगा कि हम ही लोग का दोस्त है ये। फिर मारते भी थे उसको हम लोग, बाहर बुला करके खूब पीटते थे बाहर बुला के, कि वहाँ पर तेज बन रहा था, और हम लोग से तो बड़ा बदतमीजी से बात करता है। भले कोई क्लास का सामने कोई लड़की 2 मिनट के लिए आ जाए, हालांकि लड़की, वो खुद लड़की आई है, उसे कुछ काम निकालने के लिए, वो जान रहा है कि काम निकालने के लिए आई है, फिर भी एकदम लगेगा कि वो है ही नहीं। वैसे ही तुम्हारा कौन है, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अपना नेचर ही बदल देता है वो। जैसे मेरा दोस्त करता था, अलग अलग आदमी के हिसाब से अपना नेचर ही बदल देता था। और कोई मास्टर आ जाए उसको तो कोई इज्जत नहीं देगा, कौन है ये, कौन है ये। और वही कोई लड़की आ जाए तब तो खतरनाक कर देगा भाई साहब, पूछो ही मत फिर तो। ठीक है, खैर, तो तुमको ये समझ आया है ना, वो मेरा दोस्त वीडियो अगर देख लिया तो घर तक आ जाएगा। तो ये हुआ तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन हमको उम्मीद है वो वीडियो कभी नहीं देखेगा, क्योंकि उसके बारे में जैसा हम बताए तुमको लगता है वो कभी यहाँ तक देखेगा वीडियो, सवाल ही नहीं बनता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स, और अब हम लोग निकालेंगे ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसको क्या लिखेंगे, एफ मैग्नेटिक बराबर क्या, अब साइन 90 हो गया वो, क्योंकि तुमको मालूम है कि वी और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल, उल्टा सीधा बोलेगा मार के, सेंट्रीपिटल, और ये क्या है, सेंट्रीपिटल। तो ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, और दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, दोनों आपस में क्या। लेकिन अब ये देखो, ये इसके ऊपर पूरा एक मतलब डिस्कशन है, कम से कम 2-3 घंटा का, 2-3 घंटा का नहीं, सॉरी ज़्यादा बोल दी, 1 घंटा का, कि यहाँ पर अगर ये दोनों फोर्सेस साथ में लग रहा है, एक ही पॉइंट पे लग रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर दे रहा है, ये होना चाहिए ना मन में सवाल। तो ये 11th में आना चाहिए था, तुम लोग बहुत लेट कर दी। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पर ये दोनों को बराबर करेंगे। अच्छा, क्या हम मैग्नेटिक फोर्स, या क्या हम, देखो हम यहाँ पर ना एक चीज़ लिखे, देखो तुम ठीक से नहीं देखी ये वाला, देखो यहाँ पर क्या किया है, देखो तुम यहाँ पर इसको देखो ठीक से, दोनों इक्वल है, मतलब हम सेंट्रीपिटल फोर्स को mv स्क्वायर बाय आर नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। वही कह रहे हैं कि दोनों फोर्स एक ही चीज को दर्शा रहा है, लेकिन असली कौन है, असली ये है, ये इमेजिनरी है जो हम लोग अपने से बनाए हैं, और ये वाला एक्चुअल होता है। क्या यहाँ पर एक्चुअल फोर्स नहीं होगा, होगा, उसी के कारण तो चार्ज मोशन कर रहा है। इसको बस इसलिए ले रहे हैं ताकि ये समझ पाए कि चार्ज सेंटर पे नहीं घुस जाएगा घूमते घूमते। समझ आ रहा है मेरी बात। तो अब दोनों को इक्वल करते हैं। इक्वल करने का मतलब mv स्क्वायर बाई आर बराबर किसके होगा बोलो,
क्यू वी बी। और देखो ये तुम बोलोगी सर ये सब बनाया क्यों ये कॉन्सेप्ट? देखो हम लोग जब भी फिजिक्स में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जैसे सूडो, ये शब्द जब भी फिजिक्स में हो तो सूडो, तो ये बनाया इसलिए, होता नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन बनाया इसलिए जाता है ताकि मेरा कुछ काम निकल जाए बढ़िया। अब देखो मेरा यहाँ पर थोड़ी देर पहले काम खराब हो रहा था, आर का जो मेरा फॉर्मूला निकला था उसमें चार्ज मिसिंग था, आर का रेडियस का फॉर्मूला निकालना था ना, उसमें चार्ज मिसिंग था, चार्ज का मास मिसिंग था, तो सब चीज मिसिंग हो गया, तो फायदा क्या? लेकिन इससे देखो सब आ रहा है, इससे देखो आर निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा? अच्छा देखो यहाँ से वी स्क्वायर से वी कट जाएगा, यहाँ से आर क्या निकलेगा? देखो तो आर बराबर आर को ऐसे भेजोगी ना, और ये क्यू बी कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एम वी बचा है ऊपर में, और ये नीचे आएगा तो एम वी बाई क्यू बी। ये देखो अब रेडियस का जो फॉर्मूला है उसमें चार्ज का मास भी आ रहा है, चार्ज का स्पीड भी आ रहा है, चार्ज खुद आ रहा है, चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है। तो ये फायदा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करने का, समझ आया? हाँ, लेकिन एक बात फिर से क्लियर कर दे कि जब भी तुम न्यूमेरिकल्स बनाओ, है ना, तो न्यूमेरिकल्स में कभी भी ऐसा नहीं करते कि दोनों को एक साथ में यूज करते हैं, एक साथ में एक, या तो कभी सेंट्रीपिटल, देखो ये एक ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि तुम किसी चीज को बाहर से एनालाइज कर रही हो या उस पर बैठ के एनालाइज कर रही हो। जब तुम किसी चीज को बैठ के एनालाइज करोगी तो तुम पे जो फोर्स लगेगा वो ये वाला होगा, ठीक है, और जब बाहर से एनालाइज करोगी तो तुम पे जो फोर्स लगेगा वो ये वाला तुम देखोगी। तुमको दूर से देखने से लगेगा कि एक चार्ज किस में घूम रहा है, एफ मैग्नेटिक की वजह से, लेकिन जब तुम चार्ज पे बैठोगी तो तुमको लगेगा चार्ज पे ऐसे भी एक फोर्स लग रहा है, और वो कौन सा होगा? सेंट्रीफ्यूगल। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यहाँ कहानी है सब, मतलब हम लोग बनाए, अब उसमें डिस्कशन करने का बहुत लंबा चल जाएगा, 11th का पार्ट है ये, अभी बस एक्सेप्ट कर लो इसको ना कि ऐसे होता है और क्यों होता है, समझाए तुमको थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन ये सोचना तुम खुद दिमाग लगाना कि ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? कैंसिल हो भी रहा है, दिख रहा है साफ साफ कैंसिल हो रहा है, तभी ना बराबर कर रहे हैं दोनों को, वैल्यूज बराबर है, दोनों का डायरेक्शन भी। अब न्यूटन का थर्ड लॉ भी है ये कि अगर कोई चीज़ इक्वल एंड अपोजिट होता है तो कैंसिल कर देता है एक दूसरे को, ठीक है? सोचो इसके बारे में, है ना। बाकी इतना ही काफ़ी है कॉन्सेप्ट समझने के। मेन यहाँ पर समझना था यार तुमको क्या चीज़, इसके बारे कि चार्ज आखिर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो कैसे वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये मेन समझना मुद्दा था। तो ये तुम लिख लो आर। अब वैसे ही हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेंगे, है ना। टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे? टाइम बराबर वही फॉर्मूला बचपन वाला, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, तो उसी से टाइम पीरियड निकाल लेंगे। फिर उसी से क्या निकल जाएगा? टाइम पीरियड निकल गया तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। क्लियर है? लिखो इसको जल्दी से। दूसरा हम लोग को निकालना है क्या चीज़? टाइम पीरियड। कितना आया सानिया टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन? 2πr/v, सही आया, ठीक है, 2πr/v। अच्छा, तो टाइम पीरियड को टी से लिख रहे हैं, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग को पता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ डाल दो, ठीक है। आर का वैल्यू डालने से वो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में आएगा, और उसी के टर्म में चाहिए ना, तो यानी कि टाइम पीरियड डिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे 2πr, हाँ 2πr लिखेंगे, और स्पीड v लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये r को डाल दो, ठीक है। तो r को जब डालोगे यहाँ पर तो 2πr का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग? यहाँ पर लिखते हैं r बराबर हम लोग निकाले थे mv/qb, यही निकाले थे ना r का एक्सप्रेशन। और ये वेलोसिटी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या है? हमेशा परपेंडिकुलर। ये बात बड़ा ध्यान देने वाला है, दिस v इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्पीड लिखा हुआ है इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर अभी नहीं, मतलब परपेंडिकुलर दिखा नहीं रहे हैं। तुम ये भी बोल सकते हैं ना, स्पीड तो वैल्यू होता है उसका, लेकिन ये वेलोसिटी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से r हम लोग लिखेंगे mv/qb, और यहाँ पर v हो जाएगा तो v से v कट जाएगा, तो यानी यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2πm/qb। ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है जिसमें देखो चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, मास सब आ रहा है, और ये वाला चीज़ क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो बहुत जरूरी था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करना, नहीं तो ये सब एक्सप्रेशन नहीं निकलता। तो ये टाइम पीरियड हो गया, तो तुमको ये फॉर्मूला फिर याद करना है, t बराबर 2πm/qb याद होना चाहिए। अब इसी में तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछ लेता हूँ, जो कि तीसरा हम बात कर रहे थे, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, है ना। तीसरा पॉइंट यहीं पर डाल लो, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी FC, यहाँ पर नाम लिख दिया हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए FC बराबर क्या लिखोगी? 1/t। तो 1/t का मतलब इसको पलट दो, तो इसको क्या बोलोगी? qb/2πm। तो ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का हो गया, और बाकी ये वाला तुम्हारा रेडियस हो गया। क्लियर है सारा बात इसमें? ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन इसमें होगा कि नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन तो होगा यार, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन तो हो रहा है ना, क्योंकि देखो चार्ज का वेलोसिटी हर जगह चेंज कर रहा है। अब कैसे हो रहा है जो बहुत लोग को नहीं समझ में आता, हम बता देते हैं यहाँ पर। ये मिटा दे ये, ठीक है, नहीं मार के बजड़ देंगे एकदम। अब देखते हैं एक्सेलरेशन के बारे। हालांकि इसके बारे किताब में कहीं भी कोई डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि उसका जरूरत नहीं है, इसलिए कहीं डिस्कशन नहीं किया है। तो यहाँ पर हम छोटा सा बता देते हैं। देखो जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना, तो यूनिफॉर्म शब्द किसके लिए होता है? वेलोसिटी के लिए, है ना। यूनिफॉर्म वर्ड जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो वेलोसिटी के लिए यूज कर रहे हैं।
बकलोल स्पीड के लिए तभी से बता रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्म शब्द यूज कर रहे हैं हम लोग स्पीड के लिए, बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल, साफ साफ दिख रहा है वेलोसिटी वेरिएबल है, ठीक है। अरे ये रिया 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 मजाक। यूनिफॉर्म, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, हाँ होगा, बिल्कुल होगा, एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो तुम देखना अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए इसको, तो तुम देखना यहाँ पर वेलोसिटी इस पॉइंट पे ऊपर है, तो इस वेलोसिटी को हम लिखते हैं v, ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ कौन सा कैप होता है, फिर मुंह मत ताकना, जे कैप, तो यहाँ लिखेंगे जे कैप, फिर यहाँ माइनस, इधर कौन सा वेलोसिटी है, मान लो यहाँ से यहाँ का एक्सेलरेशन देख रहे हैं हम लोग, तो इधर कौन सा है, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप है तो क्या लिखोगे, v माइनस आई कैप अपॉन नीचे में टाइम डेल्टा टी लिख दें, तो यहाँ से v कॉमन जा रहा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जे कैप प्लस आई कैप होगा अपॉन डेल्टा टी। समझाने का एक तरीका है ये। क्या यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होते दिख रहा है, सॉरी एक्सेलरेशन जीरो होते दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, क्या समझ में आ रहा है मेरी बात, नहीं समझ में आया, देखो क्या ये समझा रहे हैं, क्या यहाँ इसका एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो मान लो यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी और ये कौन सा वेलोसिटी होगा, फाइनल, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी इस पॉइंट का वेलोसिटी, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कैसे निकालोगी, देखो वेलोसिटी, पहले चुप से देख बकलोल, यहाँ का वेलोसिटी जब निकालोगी तो वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर कहाँ है, ऊपर, तो ऊपर है तो लिखोगी v, लिखोगी v उसका वैल्यू हुआ वेलोसिटी का, और ऊपर की तरफ है इसलिए क्या लिखोगी, समझ आया कि क्या लिखे हम यहाँ पर, v जे कैप क्यों लिखे। फिर आगे देखो, यहाँ देखो, तो यहाँ पर का जब तुम वेलोसिटी लिखोगी, मान लो ये पॉइंट b है ना, ये पॉइंट का कहाँ का हुआ, a का, और ये भी लिखने वाले कहाँ का, b पॉइंट का, तो b पॉइंट पे देखोगी तो वेलोसिटी इस तरफ है। सानिया तुम पेंसिल उंसिल बनाना छोड़ दो, यहाँ देख लो, पेंसिल से ऐसे अपना नाखून सेट कर रही है कि जब रिश्ता देखने आएगा तो नाखून पहले देखेगा, बकलोल, यहाँ देख, तो यहाँ से जब वेलोसिटी निकालोगी बी पॉइंट का, ठीक है, तो बी पॉइंट का यहाँ नेल पॉलिश ला दें, बोल तो ऐसे नहीं, तो ऐसे बुरी लग रहा, हम ला देते हैं अभी यहाँ बी पॉइंट का वेलोसिटी देखो, तो बी पॉइंट पे जब देखोगी तो ऐसे है डायरेक्शन वेलोसिटी का, डायरेक्शन है वेलोसिटी का, तो यहाँ पर ऐसे है तो तुम इसको क्या लिखोगी, वैल्यू तो v ही है ना, अभी यहाँ भी वेलोसिटी v, यहाँ भी कितना है, इसलिए v लिख दिए, लेकिन डायरेक्शन बदल गया है, जज्बात बदल गया है, तो जज्बात कितना बदला है, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप बदल, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, माइनस आई कैप। तो तुमको समझ आया कि हम ये वी जे कैप, वी माइनस आई कैप क्यों लिखे, समझ आया। अच्छा यहाँ पर माइनस क्यों लिखे मालूम चल रहा है ना, क्योंकि चेंज का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल ये वाला था, इसलिए देखिए फाइनल लिखे वी जे कैप, और इनिशियल कितना लिखे हैं, उल्टा लिख दिया ना, चलो इसको सीधा कर लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन सा है, फाइनल ईयर, ठीक तो लिखे थे, तुम ही लोग गड़बड़ा देती है हमको, मजाक कर रहे हैं, मेरे ही से गलती हुआ, मेरे से ही गलती हुआ, वी माइनस जे कैप, ठीक है, मतलब माइनस आई कैप, फाइनल माइनस इनिशियल, नहीं यार गलत ही लिखे थे हम, गलत ही लिखे थे, अरे भाई फाइनल तो ये है ना, तो फाइनल कितना लिखेंगे हम, फाइनल लिखेंगे वी आई कैप माइनस आई कैप होगा ना, और फिर क्या लिखा यहाँ पर, वी जे कैप, जे कैप बाद में लिखाएगा ना बाबू, अरे बकलोल यार, देख यहाँ पर देख ले, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल ये है, मतलब बी पॉइंट वाला फाइनल है, तो इसलिए पहले फाइनल लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे, समझ आया कि नहीं बताओ। अब यहाँ का देखोगे तो अलग आएगा, क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा, तुम ठीक से ये सब छोड़ो, अब यहाँ देखो ध्यान से, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखे, यहाँ पर ये फॉर्मूलाज लिखे, ठीक है, ये कैसे लिखे समझ आया, और ये टाइम को छोड़ दिए, टाइम यहाँ से यहाँ मान लो 1 सेकंड लग रहा होगा, कुर्सी फेंक देंगे बाबू मुंह में उठा के, एकदम नक्शा बदल जाएगा मुंह का। यहाँ देख बकलोल, वहां ड्राइंग बना रही है, ऐसे कुछ बना रही थी, ऐसे करके डायन का ड्राइंग बना रही थी चल देख यहाँ पर पेटल्स बना रही थी, यहाँ पर वी आई माइनस आई कैप वी जे कैप, और फिर ये डेल्टा टी का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, नहीं मालूम हमको, तो डेल्टा टी रहने दिया। क्या एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स कहाँ कैंसिल हो रहा है, समझ आया क्या, हाँ नीचे भी सुधार लो, ठीक है वो, ठीक है, तो इसको, अरे यार इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको पलट के लिखो, एक ही बात है ना, क्योंकि ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा ना, अच्छा नहीं प्लस नहीं होगा, आई एम सॉरी, ये माइनस आई कैप होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस जे कैप, ठीक है, ऐसे आएगा। फिर तुम इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लोगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर माइनस, तो एक्सेलरेशन देखो जो आ रहा है ये आ रहा है, जीरो तो नहीं हो रहा है किसी भी हालत में, यहाँ थोड़ा गलती हो गया था, जीरो तो नहीं आ रहा है, तो एक्सेलरेशन तो है, लेकिन उसका वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोलने का मतलब डायरेक्शन इज चेंजिंग, ये आई और जे है, सुनो कांस्टेंट कैसे, ये आई और जे है,
यहां से यहां जब देखेंगे तो आई और जे रहेगा, यहां पर तो आई है, लेकिन यहां जब नीचे जाएगा तो कौन सा कैप हो जाएगा, है माइनस जे हो जाएगा। ठीक है, तो आई और जे आएगा उसका वैल्यू, लेकिन अब इसमें यहाँ पर साइन बदल जाएगा। फिर यहाँ पर देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर कौन सा कैप आ जाएगा, यहाँ पर आई कैप। तो उसका जो मतलब डायरेक्शन है हर पॉइंट पे क्या होगा, चेंज होते रहेगा। समझ आ रहा है, हर जगह पे डायरेक्शन चेंज होगा। तो क्या, हाँ, क्योंकि ये 2D मोशन है ना, सर्कुलर मोशन एक 2D मोशन होता है, तो इसलिए आई जे आई जे आई जे आते रहेगा, के कैप नहीं आएगा क्योंकि 2D मोशन चल रहा है इसलिए। तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं है, ये समझ में आया कि नहीं, कैसे जीरो नहीं, क्योंकि उसका वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड मतलब अगर तुम यहाँ से निकालो इसको, तो मैग्नीट्यूड देखोगी तो इसका v आएगा और यहाँ डेल्टा टी आएगा, v डेल्टा टी, v हर जगह क्या रहेगा, v डेल्टा टी। यहाँ से यहाँ तक में कितना रहेगा, v डेल्टा टी, यहाँ पर कितना रहेगा, v बाई डेल्टा टी, यहाँ पर भी v बाई डेल्टा टी। ये तो डायरेक्शन हुआ ना, डायरेक्शन को अगर हटा दें, खाली मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड v बाई डेल्टा टी, अगर माइनस को भी हटा दें, माइनस भी डायरेक्शन के लिए था, माइनस भी किस लिए था, डायरेक्शन की वजह से आया था। तो यहाँ पर खाली v बाई डेल्टा टी, v बाई डेल्टा टी आएगा हर जगह। क्या नहीं समझ में आ रहा तुमको, समझ में नहीं आ रहा ना, तो हर जगह सेम आएगा वैल्यू उसका। तो मतलब एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सेलरेशन इस मोशन में क्या है, कांस्टेंट, और होना भी चाहिए क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। बोलो क्या बोल रही हो, हैं, क्योंकि हम अभी यहाँ पर मॉड लगा दिए ना, तो मॉड लगाने से डायरेक्शन हटाना पड़ता है, तो डायरेक्शन हटा दिए इसलिए। समझ आया, समझ आया। तो तुम लोग ये लिख लो, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट लिख लो बस, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कैसे है यहाँ पर बता दिए, ठीक है। तुम चाहो तो इसको भी लिख सकती हो। नहीं समझ में आया क्या, ये वाला, ये वाला आया, हाँ। तो इसके बाद हम देखो ये स्टेप लिखे, ए भाई चल चल चल, बहुत हो गया। तीसरा केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि चार्ज का जो वेलोसिटी है उसको इंक्लाइन कर दे रहे हैं। मतलब द वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज inclined with magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज का वेलोसिटी क्या है, इंक्लाइंड, मतलब थीटा एंगल पे है। मतलब कुछ इस टाइप का देखो हम बना रहे हैं यहाँ पर ये तुम्हारा मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो कि ऐसे नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, इस बार सीधा लेते हैं, स्ट्रेट लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग रेशम को क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर बोला फॉर्मूला के ऊपर, क्यू वी बी साइन थीटा है ना, उसमें क्यू वी और बी का वैल्यू देंगे और साइन थीटा को 90 कर देंगे और बोलेंगे सॉल्व करो। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज ये रहा, और चार्ज का वेलोसिटी ऐसे है, कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे। साफिया तुम ना आज बहुत डिस्टर्ब कर रही हो, तो ये थीटा एंगल पे है, ठीक है। अभी ये चार्ज अगर थीटा एंगल पे है तो सर्कुलर मोशन तो नहीं होगा कोई हालत में, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स तुम देखोगी अगर यहाँ पर, तो 4 उंगली ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे, तो मैग्नेटिक फोर्स का कोई सवाल ही नहीं बनता है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो तब एक्सपीरियंस होता है जब ये दोनों परपेंडिकुलर होता है। अभी देखो तुम 4 उंगली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखी और ये अंगूठा को वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वेलोसिटी तो ऐसे झुक गया है, तो क्या वो रूल लगेगा यहाँ पर, नहीं लगेगा। तो नो मैग्नेटिक फोर्स इस केस में, मैग्नेटिक फोर्स है नहीं, लेकिन बहुत सारा रिजल्ट निकलेगा इससे। 0 डिग्री तो नहीं ना है। यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फोर्स है चार्ज पे, लेकिन उसका डायरेक्शन जस्टिफाई करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, देखो बता रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बोलो, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है क्यू वी साइन थीटा, ठीक है। अब तुम लोग याद करो, तुम लोग को पढ़ाए थे हम कि ये v का हम लोग कंपोनेंट लेते हैं, एक v साइन थीटा लेते हैं, सॉरी एक इधर v cos थीटा लेंगे, उस तरफ v साइन थीटा, और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट रहता है उसको मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इस फॉर्मूला पे हम लोग अब फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग दूसरा बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर। वो सब तो तुमको पता है कि यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स होगा, लेकिन उसका यहाँ पर मैक्सिमम नहीं होगा। समझो, मान लो यहाँ पर 30 डिग्री डाल देंगे, साइन 30 डाल देंगे, साइन 60 डाल देंगे, 90 तो नहीं डालेंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। लेकिन अभी हमको उससे मतलब नहीं, हम कुछ और इस केस में समझाना चाह रहे हैं। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर एंगल 90 ना होके थीटा हो जाए तब क्या होगा। तो यहाँ पर थीटा है, तो इस तरफ तुम एक लाइन खींचोगी और इस तरफ क्या लिखोगी, v साइन थीटा, ठीक है, और इस तरफ क्या आएगा, v cos थीटा। अब देखो ये वाला जो वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, परपेंडिकुलर, साफ साफ दिख रहा होगा। ये वेलोसिटी के वजह से मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा, देख लो ऐसे, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आएगा, अंगूठा ऐसे, और ये 4 उंगली कहाँ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आएगा, अंदर। चलो वो तो ठीक है, लेकिन इसके वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं बनेगा। लेकिन 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 ये चार्ज को ये चलाएगा तो जरूर ना, समझो,
चार्ज को चलने के लिए वेलोसिटी चाहिए होता है ना। तो ये वेलोसिटी चार्ज को कहाँ चलने बोल रहा है, आगे, और ये वाला वेलोसिटी कहाँ चलने बोल रहा है, ऊपर। क्या ये थीटा 90 है? अगर ये देखो समझो, हम लोग पिछले केस में क्या कर रहे थे उसको समझो। देखो ये v को ऐसे 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 यहाँ पहुँचा दो तो ये थीटा कितना हो जाएगा, और cos 90 कितना हो जाएगा। तो पिछले वाले केस में ये नहीं था, नहीं समझ आया। देख पिछले वाले केस में थीटा कितना था। बहुत लोग पूछता है सर पिछले वाले केस में ये कहाँ था, बता रहे हैं हम। थीटा को 90 लो, तो थीटा को जब 90 लोगी तो ये v cos थीटा कितना होगा, v cos 90 लिखोगी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये वाला वेलोसिटी खत्म, और ये वेलोसिटी देखो ये वाला v sin 90 ये कितना होगा, खाली v आएगा। तो पिछले केस में यही था थीटा, क्योंकि पिछले केस में कितना था 90, लेकिन क्या अभी थीटा 90 है? क्या बोल रही, पूछो, कुछ पूछ रही हो? हाँ तो इसलिए बोलते हैं ना थोड़ा 2 मिनट चुपचाप रहा करो, जब मौका दिया जाए तब पूछा करो, ठीक है। तो यहाँ थीटा को जब 90 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा ये वाला। तो पिछले केस में ये था, लेकिन अभी यहाँ पर 90 नहीं है, अभी एंगल कितना है, थीटा है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये 0 होगा इस बार नहीं। और इसको हम लोग एक नया नाम देंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्या बोलेंगे उसको, पैरेलल कंपोनेंट। और इसको हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये 90 नहीं है इस बार, कितना है ये, थीटा, मतलब v sin थीटा। इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तुमको समझ आया कि पिछले वाले में इसमें क्या अंतर है। इसमें मैग्नेटिक फोर्स है, लेकिन एक मैग्नेटिक फोर्स एक कहाँ लग रहा है, देखो तो ऐसे अंगूठा इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड के दिशा, सॉरी 4 उंगली मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में, ये ऊपर, तो ऐसे मैग्नेटिक फोर्स अंदर है। और ये वाला कहाँ लग रहा है, वेलोसिटी ऐसे। तो एक वेलोसिटी तुम देखना, चार्ज का एक वेलोसिटी ऊपर और एक ऐसे, तो मतलब 2 वेलोसिटीज है इस बार। तो ये वाला अच्छा, दोनों वेलोसिटीज का वैल्यू इक्वल होगा अनइक्वल होगा उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम, ऐसा सोच ले रहे हैं कि दोनों वेलोसिटीज इफेक्ट डाल रहा है चार्ज पे। तो ये वेलोसिटी कहाँ चलने बोल रहा है चार्ज को, स्ट्रेट लाइन में, और ये वेलोसिटी कहाँ चलने बोल रहा है, ऊपर। तो मान लो कि इस वेलोसिटी के कारण चार्ज जैसे ऊपर जाना चाहा, ऐसे जाना चाहा, ये वेलोसिटी फिर कहा अरे भाई कहाँ ऊपर कहाँ, इधर आगे बढ़ना है। तो ये वाला बोलेगा ठीक है थोड़ा आगे बढ़ जाए, फिर ये बोलेगा कि अरे नीचे कहाँ आगे बढ़ना है। ऐसे करते करते फिर ये वेलोसिटी बोलेगा ऊपर, फिर ये बोलेगा आगे, ऐसे करके चार्ज इस पाथ में चलने लगेगा। चार्ज ना आगे जाएगा ना ऊपर जाएगा। देखो ये वाला वेलोसिटी ऐसे, तो ये चार्ज को आगे ले जाना चाह रहा है, और ये ऊपर वाला कहाँ ले जाना चाह रहा है, ऊपर। तो ऊपर ऐसे जा रहा है, फिर आगे, फिर ऊपर, फिर आगे, ऐसे करके एक हेलिकल पाथ चार्ज फॉलो करेगा। इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं, जो कि चार्ज तब फॉलो करता है जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है, और 2 वेलोसिटीज के कारण चार्ज का मोशन हो रहा है। यहां पर चार्ज का मोशन एक वेलोसिटी के कारण नहीं हो रहा है, 2 वेलोसिटी है, v cos थीटा एंड v sin थीटा, और ये दोनों कंबाइंड वेलोसिटीज चार्ज को एक हेलिकल पाथ दे रहा है। हेलिकल पाथ मतलब चार्ज देखो ये आगे क्यों जा रहा है मालूम है ना, इसके वजह से, और ऐसे ऊपर जाके तब आगे ऐसे क्यों हो रहा है, v sin थीटा की वजह से। ये v sin थीटा बोल रहा है चल ऊपर चल, ये क्या बोल रहा है आगे, तो ऊपर आगे ऐसे होते होते ये आगे बढ़ने लगा। अभी समझ आया, ये इमेजिन करने वाला चीज है। नीचे आ रहा है तो नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाला आगे चलने, नीचे नहीं आ रहा है, ये आगे चलने बोल रहा है उसको। तो आगे चलने, ये क्या बोल रहा है, आगे जाना है, फॉरवर्ड जाना है। तो ये बोल रहा है अपवर्ड्स, और ये बोल रहा है फॉरवर्ड, तो ऐसे हो रहा है, और फिर अपवर्ड फॉरवर्ड ऐसे करके ऐसे बन रहा है। ये तुमको थोड़ा और विजुअलाइज करवाने के लिए हम ये भी दिखा दिए कि ऐसे करके घूम रहा है पाथ। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। कौन नेट वी, हट बकलोल, ये नेट वी काहे के लिए यहां पर दिखाओगी, जब तुम दोनों का कंपोनेंट तोड़ ली तो फिर ये वी दिखाओगी यहां पर। कंपोनेंट तोड़ने के बाद तुम ये क्यों सोच रही सर इस वी से चल रहा है, वैसे थोड़ी हो रहा है। ये वाला और ये वाला कंपोनेंट जब ब्रेक होता है तो ये वी हटा दिया, सब 11th का कॉन्सेप्ट है कि जब कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो बीच वाला रिजल्टेंट हटा देते हैं। अब देखो ये बीच रिजल्टेंट कहाँ था, ऐसे बीच में था, और तुमको ये दिख भी रहा है कि पाथ जो आया वो बीचों बीच आया, समझ आ रहा है। लेकिन हाँ ये मत सोचो कि ये बीच वाले से कोई असर पड़ेगा, नहीं, असर पड़ रहा है सिर्फ इसका और इसकी वजह से, समझ आया। ये इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है, ये पाथ सिर्फ विजुअलाइज करने वाली चीज़ है। और ये क्यों ऐसा पाथ बना उसका कारण हम बता दिए। दोनों का कंबाइंड इफेक्ट चार्ज को एक नया पाथ देता है जिसको हम लोग नाम देते हैं हेलिकल पाथ। ठीक है, तो ये ना ट्रेजेक्ट्री ना इसका ट्रेजेक्ट्री का नाम हेलिकल है, ना ये पैराबोलिक है, ना ये कर्व है, ना ये सर्कुलर है, ना ये स्ट्रेट लाइन है। ये एक नया टाइप का पाथ है जिसको क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। ठीक है, तो यानी कि लिखेंगे हम लोग द कंबाइंड वेलोसिटीज, द कंबाइंड मतलब समझ रही हो कौन कौन सा। देखो ये वाला वेलोसिटी कौन सा वाला है, ये वेलोसिटी कौन सा वाला है, पैरेलल। देखो ऐसे सिंबल बना रहा है वी पैरेलल, और ये कौन सा वेलोसिटी है, वी परपेंडिकुलर। समझ आ रहा है, ये सिंबल्स किसके परपेंडिकुलर, ये किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के।
ठीक है। अच्छा तुम ये समझ रही हो ना कि इसको नीचे कौन लेके आ रहा है कि नहीं समझ रही हो? नीचे कौन लेके आ रहा है? क्योंकि देखो ये जो v cos थीटा नीचे की तरफ है ना, तो चार्ज थोड़ा नीचे की तरफ खींचेगा, समझ रही हो? इसीलिए नीचे आके फिर ये वाला ऊपर जाने बोल रहा है। देखो क्योंकि चार्ज देखो ऐसे हो रहा है यार, एक्चुअली ये तुमको पिक्चर से समझ में आएगा। देखो ऐसे हो रहा है, ये ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर वो वाला वेलोसिटी क्या बोल रहा है चार्ज को आगे जाने के लिए, तो ये आगे बढ़ने बोल रहा है ना, और ये ऊपर जाने बोल रहा है। फिर ऐसे आगे जाने के लिए इसका इफेक्ट यहाँ से है ना, हाँ देखो ऐसे हो रहा है चार्ज, फिर ये यहाँ जा रहा है, फिर ये ऐसे हो रहा है, यहाँ पहुँच के फिर ऐसे जाके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं द कंबाइंड वेलोसिटीज। कंबाइंड मतलब कौन कौन सा? एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। मूव्स द चार्ज, मूव्स द चार्ज। हाँ अरे नीचे इसलिए आया क्योंकि देखो कैसे, नहीं नहीं, तो ये वाला वेलोसिटी ऐसे थोड़ी है, ये तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में। अच्छा तुम ये कहना चाह रही हो ना कि ऐसे गया फिर ऐसे ऐसे, तो चलो छोड़ो, तुम लोगों का ज्ञान हमको नहीं चाहिए, यहाँ लिखने दो हमको। द कंबाइंड वेलोसिटीज v परपेंडिकुलर v पैरेलल मूव द चार्ज इन हेलिकल पाथ। नीचे आएगा हेलिकल पाथ, ये लिखो, फॉर्मूला लिखिए। दोनों मिलके हेलिकल, हेलिकल पाथ उसको बोलते हैं जिसमें मतलब हाँ नीचे देखो यहाँ पर ये जो है ना वेलोसिटी, ये वाला है, इसको ऐसे हो रहा है, देखो यहाँ पर हम बना देते हैं। देखो ये वाला v cos थीटा ऐसे है और ये वाला ऐसे है, ये चार्ज यहाँ पर था, ठीक है, तो ये v sin थीटा कहाँ जाने बोला उसको? ऊपर। फिर ये वेलोसिटी का इफेक्ट इस तरफ था ना, तो जिसके कारण ये ऊपर ही खींच रहा था इसको, लेकिन इसका भी इफेक्ट था, तो उसी पॉइंट पे ये इसको ऐसे नीचे भी गिराया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे वेलोसिटी ये नीचे इधर है, इस वाले इस हॉरिजॉन्टल लाइन में है, और ये वेलोसिटी कहाँ है? वर्टिकल लाइन में। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये जो v cos थीटा यहाँ पर है नहीं, ये नीचे में है, तो इसीलिए चार्ज का जो वेलोसिटी है वो पहले थोड़ा नीचे होगा, गिरेगा थोड़ा वेलोसिटी, फिर ये क्या बोलेगा उसको फॉरवर्ड ले जाने के लिए, तो एक स्टेप थोड़ा सा फॉरवर्ड जाएगा ये। और ये ऊपर क्यों जा रहा है फिर समझ आ रहा है? जाना चाह रहा था स्ट्रेट लाइन में जाना था, इसको सीधे ही जाता, लेकिन सीधे जाने ही वाला था ये, बट ये वाला ऊपर चलने बोल रहा है ना इसको, तो इसको आगे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन ऊपर जाके आगे बढ़ना पड़ रहा है। और नीचे आने का कारण क्या है? क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये यहाँ पर नहीं है, नीचे में है, तो जिसके कारण फिर ये थोड़ा नीचे आता है। फिर ये वाला वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ है, ये देखो अब ये वाला बोलता है जब नीचे आ गया भाई तो आगे चल, लेकिन आगे चलना चाहिए ना नीचे आने के बाद, लेकिन ये वेलोसिटी क्या बोलता है? अरे तुमको तो ऊपर चलना चाहिए, तो इसलिए ऐसे करके ऐसे 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 पाथ बनता है। थोड़ा समझ में आया अभी? यही कारण है उसका नीचे आने का, क्योंकि ये वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है v cos थीटा वो यहाँ पर नहीं है। अगर तुम ऐसा बोलो कि सर यहीं से चलने लगे, तो यहाँ पर तो फिर v cos थीटा को तुम मान ही नहीं रही हो, तब तो तुम, अगर तुम ये बोलो कि चार्ज यहीं पर सर चलने लगे, तब तो तुम v cos थीटा को मान ही नहीं रही हो। और अगर तुम ऐसा बोल रही हो, सुनो सुनो सुन लो, पूरा सुन लो, अगर तुम ऐसा बोल रही हो कि v cos थीटा के कारण खाली ये यहीं पर ऐसे ऐसे चलना चाहिए, तो इसका मतलब फिर तुम v sin थीटा नहीं मान रही हो, क्योंकि v sin थीटा इसको कहाँ लेके जाना चाहता है? समझ आ रहा है क्या? वे ऐसे ऐसे कैसे होगा? देखो ये सीढ़ी बोल रही है, बना देते हैं, वो भी डिस्कस कर ले, उसमें क्या है, देखो यहाँ पर बना देते हैं। ये कह रही है कि सर ये ऐसे ऐसे जाना चाहिए। भाई साहब अगर तुम ऐसे सोच लो, अगर तुम ऐसे सीढ़ी बना लो, ठीक है, तब तो तुम इसका पाथ को कुछ ऐसा कर दे रही हो, देखो ऐसा बना रही हो ना, तब तो तुम इसका पाथ को पैराबोलिक बोल दे रही हो। अरे यार देखो, मतलब कि तुम अगर पाथ को ऐसे ले रही हो, पाथ देखो कभी भी किसी चार्ज का पाथ ऐसे नहीं होता है, ऐसे तो नहीं ना होता है, तो इसका मतलब तुम इसको अगर देखो तो ऐसे कर्व बन रहा है ना, समझिए मेरी बात क्या बोल रहे हैं, तब तो इसका पाथ पैराबोलिक हो जाएगा। लेकिन जब एक्चुअल में ऑब्जर्व किया गया तो इसका पाथ ऐसे नहीं बन रहा था, इसका पाथ हेलिकल बन रहा था। हेलिकल कहने का मतलब गोल गोल भी था पाथ। क्यों गोल गोल है? गोल गोल होने का कारण है, गोल गोल मतलब देखो वो सब तो चलो ठीक है कि हाँ ये वाला वेलोसिटी यहाँ पर था इसलिए ऐसे गया, गोल गोल होने का कारण क्या है? गोल गोल होने का कारण तभी से बताएं, वो नीचे वाला आने वाला भी अभी समझ जाओगी कि नीचे क्यों आ रहा है, वो अभी समझ जाओगी कि ये जो है चार्ज ये नीचे क्यों आ रहा है। v cos थीटा उसको फॉरवर्ड ले जाना चाहता है, लेकिन ये नीचे आके फॉरवर्ड क्यों जा रहा है? यही सवाल है ना तुम लोग का कि सर ये ठीक है आप बोल रहे हैं कि ये आगे जा रहा है। नहीं यार वो तो ठीक है कि v cos थीटा ऐसे है, हम क्या बोले कि v cos थीटा ऐसे है तो उसके कारण वो नीचे वो नहीं सोचो,
उसके कारण वो नीचे आ रहा है, ऐसा सोच रही हो क्या? नहीं, वो मत सोचो। देखो ये v cos थीटा का कंपोनेंट जो है इसको फॉरवर्ड लेके जाना चाहता है, तो फॉरवर्ड लेके जाना चाहता है तो ये, लेकिन ऐसे क्यों हो रहा है ये, मतलब नीचे क्यों आ रहा है, उसका कारण हम बता दें तुमको। देखो देखो बता रहे हैं, ये v sin थीटा की वजह से मैग्नेटिक फोर्स कहाँ बन रहा है? v sin थीटा की वजह से मैग्नेटिक फोर्स कहाँ बन रहा है? देखो ऐसे ऐसे रखोगे उंगली, और ये कहाँ जाएगा? ये मतलब उंगली ऐसे बनेगा और ऐसे ही है, तो अंदर में ऐसे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और एक सर्कल बनेगा। वही वाला केस जो थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे। अंदर में देखो ये 4 उंगली ऐसे, ऊपर अंगूठा और अंदर में मैग्नेटिक फोर्स, तो अंदर में इस पे फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक, लेकिन इसके वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा? इस v cos थीटा की वजह से मैग्नेटिक फोर्स क्यों नहीं बन रहा है? तुमको समझ में आया कि v sin थीटा मैग्नेटिक फोर्स कैसे बना रहा है? नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? देखो, अरे सर्कुलर नहीं बन रहा होगा, इसलिए तो बोल रहे हैं हेलिकल। हेलिक्स का मतलब सर्कल होता है? नहीं नहीं नहीं, हेलिक्स का मतलब ये देखो, ये ऐसा, मतलब तुम अगर देखोगी तो ऐसे ऐसे होगा ये, मतलब कुछ इस टाइप का, स्प्रिंग के जैसा। और स्प्रिंग कौन सा? गोल स्प्रिंग नहीं, थोड़ा चिपटा रहेगा वो, हेलिकल। इसमें रेडियस तुम नहीं ले सकती हो क्या? इसमें तुम रेडियस नहीं बना सकती हो रेडियस, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर थीटा 90 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री नहीं है, इसलिए कंप्लीट सर्कल नहीं दिखेगा तुमको, लेकिन कुछ कुछ सर्कल के जैसा दिखेगा। अभी समझ आया तुमको ये नीचे जाते हुए क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स इसको गोल गोल घुमा रहा है, लेकिन कंप्लीट गोल नहीं घुमा रहा है। इसीलिए तो इसको हम लोग बोल दिए कि इसका हेलिकल पाथ होगा, अलग ही नाम दे दिए। और एक और चीज़, हेलिक्स बोलने का एक और रीजन है। देखो अगर ये वाला नहीं ना होता, अगर ये नहीं होता ये वाला, तो ये कब नहीं होता? पहली बात तो इसको तुम नहीं हो रहा अगर बोल रही, तब तुम गलत हो गई। अगर तुम बोल रही हो कि ये है ही नहीं, तब कौन सा पाथ बन जाएगा? तब तो केस नंबर 2 वापस आ जाएगा। लेकिन क्योंकि तुम इसको मान ली, इसीलिए तुमको ऐसे गोल दिख रहा है, लेकिन गोल 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 फॉरवर्ड भी दिख रहा है। फॉरवर्ड क्यों दिख रहा है? ड्यू टू दिस कॉम्पोनेंट। देखो ये कहाँ, ये अपना इफेक्ट कहाँ डाल रहा है वो समझो पहले। नीचे अगर हम बोल दिए, हो सकता है गलती बोल दिए होंगे हम, नीचे आने का इफेक्ट नहीं दिख रहा है, इसका इफेक्ट बस एक दिख रहा है। देखना यहाँ पर ध्यान से हम बता रहे, देखो क्या इफेक्ट इसका दिख रहा है। देखो ये ये दिख रहा है तुमको, ये वाला यहाँ पर भी तो होगा। देखो ठीक से देखो, ये समझो, यहाँ देखो, ये जो v cos थीटा, इसका इफेक्ट क्या है? ऊपर जाना, नीचे आना? नहीं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कौन चला रहा? और फॉरवर्ड कौन लेके जा रहा है? v cos थीटा। अब देखो कैसे, देखो समझो, यहाँ पर v cos थीटा के वजह से आगे गया, ये इतना आगे क्यों बढ़ा? v cos थीटा। इतना आगे क्यों बढ़ा? v cos थीटा। इतना आगे क्यों बढ़ा? v cos थीटा की वजह से आगे बढ़ रहा है। अब सुनो, हम लोग देखिए कि अच्छा, मतलब ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये छोटा छोटा, ये वाला, ये सारा फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट किस वजह से हो रहा है? तो इसको एक नया नाम दिए हम लोग, पिच। क्या नाम दिए? पिच। तुम लोग फिजिक्स में साउंड में सुनी होगी, वो साउंड वाला पिच अलग होता है, यहाँ पर अलग पिच के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज पिच इन दिस केस? वो डिस्टेंस, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चार्ज का पाथ में, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि हमको v cos थीटा की वजह से दिखाई पड़ रहा है, उसको पिच बोलते हैं। समझ आया? तो अभी तुमको ये बात, हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? दो हेलिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दो हेलिकल के बीच का डिस्टेंस, उसको पिच बोलते हैं। और ये सारा पिच का जो वैल्यू है वो सेम है, जितना यहां होगा उतना यहां होगा, उतना यहां होगा, उतना यहां होगा, उतना यहां होगा, क्योंकि ये v का वैल्यू कांस्टेंट है। हमेशा यूनिफॉर्म पिच बनेगा? हमेशा नहीं बनेगा, लेकिन इस केस में बन रहा है। क्यों? क्योंकि v और cos थीटा तो हर जगह सेम ही है ना, क्योंकि ये जो थीटा लिए थे चेंज कर जाएगा। क्या सानिया समझ आ रहा है कि सो रही हो? तो तुम लोग को हो सकता है यहाँ पर हम थोड़ा गड़बड़ बोल गए होंगे। ये जो तुमको ऐसे पाथ दिख रहा है ना, ये वाला, ये बन रहा है किसके वजह से? v sin थीटा। और ये स्ट्रेट लाइन पाथ जो तुमको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन मतलब कौन सा? स्ट्रेट लाइन मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कौन क्रिएट कर रहा है, या डिस्प्लेसमेंट कौन क्रिएट कर रहा है? v cos थीटा। समझ आया? तो v cos थीटा का बस एक काम है कि इसमें ऐसे ऐसे राउंड्स बना बना के आगे लेके जाना। नहीं तो पता है चार्ज के साथ क्या होता? अच्छा वो तो हमको ना, खैर उसके बारे में हमको बोलना ही नहीं चाहिए कि ये एब्सेंट होगा तब क्या होगा, उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये बोलते कि ये एब्सेंट है, तब तो पीछे वाला केस आ जाएगा। ये एब्सेंट कब होगा बताओ? तुम बताओ, ये वाला एब्सेंट कब होगा बताओ? ये v cos थीटा गायब कब होगा बताओ? तभी से इस बारे में हम बात कर रहे हैं। जब बकलोले, एकदम अलग ही लेवल का बकलोल आदमी है। जब यहाँ 90 होगा बकलोल, 0 डिग्री कर दोगे तब तो ये साइन हट जाएगा। 0 डिग्री कैसे होगा? 0 में तब तो भाई साहब मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं होगा। अगर तुम ये बोल रही हो 0 डिग्री, तब तो मैग्नेटिक फोर्स होगा ही नहीं। अगर ये बोल दो तुम 0 डिग्री, तब तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। तो पहला केस में, पहला केस में चल गए मैडम। 0 डिग्री समझ रही हो ना? F मैग्नेटिक बराबर Q भी साइन 0 डिग्री, तब तो मैग्नेटिक फोर्स है नहीं, तब सारा डिस्कशन ही थरा रह जाएगा।
समझ आया मेरी बात कि नहीं आया? तो इसलिए अटेंटिव रहो क्लास में, हम कभी भी पूछ सकते हैं। ये मत सोचो कि मास्टर अपना भाषण देगा, क्लास लेगा, उसके बाद माइक को हटा के चल देगा, नहीं। थोड़ा सा एक्टिव रहो कि सुनो जो बात चल रही, नहीं समझ में आया तो पूछो वो चीज़, ठीक है। सानिया से सीखो, नहीं भी आता तब भी आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये तुम लोग बना लो, है ना, मतलब ये लिख लो ये वाला बात। फिर हम लोग इसके ऊपर अब क्या डिस्कशन करेंगे, इसका आप थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे। अब पिच चाहिए सबके बारे में डिस्कस, पिच का फॉर्मूला भी है, और पिच का फॉर्मूला तुम लोग को बकायदे हम याद करवा दिए। ओ माय गॉड, बकायदे पिच का फॉर्मूला तुम लोग को हम याद करवा चुके हैं। पिच का फॉर्मूला याद हो चुका है तुम लोग को। कैसे पिच का क्या है पिच, व्हाट इज पिच? जो डिस्टेंस वो चल रहा है, और साथ ही साथ ये वाला उसका वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के कारण वो डिस्टेंस कर रहा है, दैट इज पिच, ठीक है। और पिच एक डिस्टेंस है, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है, एक डिस्टेंस ही है ना। ये जो लाइन खींचे से खींचे हैं, इसी को पिच बोल रहे हैं ना। तो पिच एक टाइप का डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस है या फिर एक डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड और टाइम को गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पिच। समझ आया? स्पीड और टाइम को गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पिच। हाँ, मल्टीप्लाई कर दोगी तो ठीक है। लिखो इसको, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ये लिख लिए, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट बात था। तो ये दोनों का होना मौजूद जरूरी है कि नहीं? अगर मान लो एक नहीं हुआ तब तो ये सर्कुलर पाथ हो जाएगा, और अगर ये नहीं हुआ तब तो भाई साहब मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं होगा। ये वर्टिकल परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाए पड़, लिख लो सब सारा। देखो यहां से जब तुम निकालोगी तो इसमें पाथ ऐसे बन रहा है, यही बन रहा है ना। तो यहाँ से अगर देखोगी तो तुमको पहले निकालना है, मान लो टाइम, ये पहले जब तुम इसके बारे में बात करोगी, पिच के बारे तो नहीं, पहले हम लोग टाइम के बारे में बात करते हैं कि टाइम कितना लग रहा है, ठीक। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। हाँ, तो डिस्टेंस कितना चल रहा है वो, मान लो इसका रेडियस आर 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 आर। देखो 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 ठीक से देखो, बता रहे हैं। वी साइन थीटा है, और इस तरफ क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड। वी कॉस थीटा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है ना इधर। अभी वो वी कॉस थीटा को रुक जाओ अभी, देखो तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री बन रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ रहा है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। हाँ, लेकिन ये वाला थीटा को 90 अभी तुम नहीं ले सकती हो। क्यों नहीं ले सकती हो? क्योंकि यहाँ पर तुम जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसको थीटा एंगल पे ली थी, उसको नहीं लेना है, इसको 90 तुम नहीं ले सकती हो। लेकिन ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये तो परपेंडिकुलर है ना, ठीक से देखो, इस पूरे को तुम वेलोसिटी बोलोगी ना, नहीं समझी? और देखो तुम यहाँ लिख भी रही हो यार, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर तो है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाथ बनेगा वो सर्कुलर बनेगा ना, सर्कुलर पाथ बनेगा। लेकिन वो वाला केस नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा वो वाला केस, पिछले वाला केस नहीं होगा इसमें? क्यों नहीं होगा? क्योंकि पिछले वाला केस में क्या हो रहा था कि हम लोग थीटा को 90 ले रहे थे, तो वहां पर साइन वाला कोई टर्म ही नहीं था। उसमें क्या कर रहे थे ना, उसमें हम लोग 90 पे फेंक ही दे रहे थे। देखो समझो, इसमें जब हम लोग चार्ज को फेंके ना, तो ऐसे फेंके हैं, देखो हम लोग, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें चार्ज को हम लोग कैसे प्रोजेक्ट किए हैं, नहीं यार, चार्ज को हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं उसमें, वी वेलोसिटी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना है, थीटा। और पिछले वाले केस में क्या कर रहे थे, पिछले वाले में देखो ऐसा कर रहे थे, देखो पिछले वाले में देखो क्या कर रहे थे, देखो पिछले वाले में ये मैग्नेटिक फील्ड था, और उसमें क्या कर रहे थे, चार्ज को हम लोग ऊपर डायरेक्ट ले दे रहे थे, तो उसमें एंगल साफ साफ यहाँ क्या बढ़ रहे थे, 90। तो उसमें जो कॉस वाला टर्म है वो नहीं आ रहा था। लेकिन क्योंकि इसमें से टेढ़ा फेंके तो इसलिए दो कंपोनेंट हुआ, समझ आया, जिसमें वी कॉस थीटा भी आ गया। उसमें क्या हुआ, उसमें कंपोनेंट का कोई सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि इसमें तो 90 साफ साफ बन रहा है एंगल। नहीं समझ में आया? आ गया? हाँ, तो सर्कुलर पाथ बन रहा है इसमें, सर्कुलर पाथ बन रहा है, लेकिन वो पीछे वाला जैसा नहीं हो रहा है। मतलब सर्कल बनेगा यहाँ पर, सर्कल एक बनेगा, नहीं हम गलती बोल दिए थे तब, सर्कल बनेगा यहाँ पर, लेकिन जो पीछे वाला है उसको मत घुसा देना इसमें, क्योंकि पीछे वाला में जो सर्कल बन रहा था उसमें वी कॉस थीटा वाला कोई कंपोनेंट नहीं था। तुम अगर एक हेलिक्स पे ध्यान दो, पाथ सर्कल नहीं बन रहा है चार्ज का, पाथ तो हेलिक्स बन रहा है, वो हम बोल रहे हैं पाथ इज हेलिकल। बट यहां पर ये जो एक हेलिक्स है वो तो सर्कल बना रहा है ना, नहीं समझी? ये जो एक हेलिक्स है ये तो सर्कल बना रहा है ना। लेकिन अगर पाथ पूछे कोई चार्ज का तो सर्कुलर नहीं बोल सकती हो तुम, सर्कुलर तुम नहीं बोल सकती हो, तब क्या बोलोगी, हेलिक्स। तो पाथ इन दिस केस इज हेलिक्स। और अगर पूछा जाए कि एक पॉइंट पे ये जो वी साइन थीटा है उसका वो क्या बना रहा है, तब वो सर्कल बना रहा है। हाँ बोलो। हाँ, कौन पॉइंट? ये होगा,
तब ना चार्ज ऐसे, देखो मेरा हाथ देखो यार, ऐसे ऐसे पाथ बना के आगे बढ़ रहा है ना, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। अरे यार तो जो हम पीछे बनाए थे, अभी रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, तुम लोग बकायदी सुनो। पीछे जो अभी बनाए थे इसके केस नंबर 2, केस नंबर 2 जो बनाए थे, उस केस नंबर 2 में क्या ऐसा सर्कल बन रहा था? वो सर्कल नहीं, वो सर्कल तो हम लोग अपने से मिला के बनाते हैं ना। सर्कल बनता है, दिखता है कि चार्ज ऐसे ऐसे जा रहा है, तो हम लोग लाइन अपने से बनाते हैं ना वहाँ पर मिला करके। वैसे ही यहाँ पर ये ऐसा थोड़ी हो रहा है कि ये जो हमको चार्ज का पाथ है वो ऐसे ऐसे दिखा हमको, ठीक है, तो हम उसको ऐसे करके गोल कर दिया ना। मेरा पहले बात सुनो, हम ये कह रहे हैं कि सर्कल ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है, तो तुम ठीक से देखो मेरा हाथ, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो सर्कल तो बनते जा रहा है ना, रेगुलर वे में एक सर्कल रिपीट होते जा रहा है। अगर सर्कल नहीं बनेगा तो चार्ज घूमेगा कैसे यार? तुम ये सोचो, सर्कल नहीं बनेगा, तुम ये सोच ले रही हो ना कि सर ये मतलब ऐसे हो रहा है और ये ऐसे निकल ले रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो तो इधर है, तो सर्कल कहाँ, वही ना कह रही हो? अरे उससे मतलब नहीं है यार, यहाँ पर जब चार्ज ऐसे गया तो इस पॉइंट का अगर तुम डिस्कशन करोगी किसके वजह से, ये वाला v sin थीटा, तो सर्कल दिखेगा ना एक, वैसे ही सर्कल्स दिखते जाएगा दिखते जाएगा दिखते जाएगा, समझ आया? तुम ये मत सोचो कि वहाँ पर कोई पाथ देखा होगा साइंटिस्ट कि अच्छा यहाँ पर पाथ बन गया, नहीं, वो देखा कि यहाँ पर v sin थीटा आया, इसका मतलब वहाँ पर सर्कुलर पाथ बनेगा। लेकिन अगर पूछा जाए पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, तो सर्कुलर नहीं बोलना है, तब उसको बोलना है इट इज अ हेलिक्स। हेलिक्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल्स, ढेर सारा सर्कल का कॉम्बिनेशन। और अगर कोई ये बोल दे तुमको कि यहाँ पर ये वाला नहीं है डिस्टेंस, तो गलत फिर बोल रहा है, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस नहीं रहेगा तब तो पिच मौजूद ही नहीं होगा। समझ आया? मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो एक सर्कल बन रहा है यहाँ पर, ऐसे देखो सर्कल बन रहा है ऐसे करके, तो चार्ज तो सर्कुलर पाथ घूम रहा है ना, समझ आया? दिस इज अ सर्कल, ऐसे ऐसे करके सर्कल बनाते जा रहा है वो आगे चल के, ठीक है, तो सर्कल बन रहा है यहाँ पर, लेकिन ड्यू टू v sin थीटा नॉट v। पिछले वाले केस में सिर्फ v था जिसकी वजह से सर्कुलर पाथ बन रहा था। तो इस केस में जो टाइम पीरियड तुम्हारा आएगा वो 2 पाई m आएगा, 2 पाई m, चलो हम लिखते हैं यहाँ पर, है ना, निकालते हैं साइन यहाँ से टाइम। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगी? डिस्टेंस को बताओ, डिस्टेंस को क्या लिखोगी? डिस्टेंस को लिखोगी 2 पाई r। और ये तुम किसका टाइम पीरियड निकाल रही हो? पूरे हेलिक्स पाथ का नहीं, कहाँ का निकाल रही हो? किसी एक का, ठीक है, किसी एक का निकाल रही हो, कि सबका थोड़ी कैसे निकल जाएगा, पागल हुए है? चार्ज तो अच्छा हाँ, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि अगर तुम इसका टाइम पीरियड निकाल दी और इसका टाइम पीरियड निकाल के जितना सर्कल्स बन रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दी, तो पूरे का टाइम पीरियड निकल जाएगा जितना वहाँ पर पाथ्स बन रहा है, ठीक है? समझ में आया मेरी बात क्या बोल रहे हैं? तो ये टाइम पीरियड हम लोग निकाल रहे हैं किसी एक सर्कल का, ठीक, तो यहाँ से 2 पाई r, और स्पीड कितना लिखेंगे यहाँ पर? कौन सा वाला लेंगे? परपेंडिकुलर स्पीड लेंगे, परपेंडिकुलर स्पीड लेंगे, तो यानी कि इसको लिखेंगे 2 पाई r बाई v sin थीटा। और ये r तो निकालने आता है तुमको, कैसे निकालोगी r? कैसे निकालोगी r? mv बाई क्यू बी होगा ना, mv बाई क्यू बी, लेकिन v कौन सा वाला? परपेंडिकुलर वाला। तो ये तुम्हारा टाइम पीरियड आया 2 पाई r बाई साइन थीटा। अब इसको तुमको नहीं याद रखना है, तुमको इसको अभी r डाल के इसको चेंज करना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कहीं पर तुमको मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाला टर्म आना चाहिए यहाँ पर। इसको लिखो जल्दी से टाइम पीरियड। मोबाइल का बैटरी हमको लगता है डाउन हो गया है। देखो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक। ये r को क्या डालोगी बोलो? r को क्या डालोगी? mv बाई क्यू बी डालोगी ये। और ये v कौन सा? अरे ये जो रेडियस बना रहा है ये कौन सा v बना रहा है? v cos थीटा। तो इसको क्या लिखोगी? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? कौन 2 पाई? अरे चचा वहाँ रेडियस का फॉर्मूला लिखे हैं, अब यहाँ रेडियस डालना है ना, तो उसके लिए रेडियस निकालोगी नहीं पहले, बकलोल? अरे रेडियस का फॉर्मूला पीछे लिखे हैं। कौन कौन चुना हुआ लोग आ गया है, चुना हुआ लोग सब भरा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ से 2 पाई r का वैल्यू कितना है? सानिया तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया, ठीक है, बुलाओ ऊपर कौन है? बाई क्यू वी, और नीचे में क्या? v। अरे नीचे में v और यहाँ पर साइन थीटा भी है, ठीक है। अब देखो ये साइन थीटा कट जाएगा, v से v कट जाएगा, ठीक है। अच्छा m छूट गया है ना, तो m कहाँ छूटा है? ऊपर में छूटा है। तो कितना आया टाइम पीरियड? देखो 2 पाई m बाई क्यू बी। पिछले वाला यही आया था क्या? पिछले वाला क्या आया था? यही आया था 2 पाई m बाई क्यू बी, ठीक है। आखिरकार v sin थीटा और v sin थीटा कैंसिल हो रहा है, विच
प्रूव्स दैट द चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो सर्कुलर है। इससे बात ये सबूत प्रूफ हो रहा है कि चार्ज पार्टिकल सही में सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है और v साइन थीटा रियली में परपेंडिकुलर है। अगर ये नहीं आता टाइम पीरियड तब उसका सर्कुलर पाथ नहीं होता। सानिया तुमको समझ आ रहा है कि नहीं यार? देखो यहां से हम लोग आगे कैलकुलेट किए, इसको हो गया ना। ये टाइम पीरियड निकला, अब इस टाइम पीरियड से हम लोग पिच निकाल लेंगे। अब बोलोगे पकड़ा गए हैं, पिच में काहे के लिए ये टाइम यूज़ कीजिएगा? अरे यार ये जो सर्कुलर पाथ ऐसे कवर किया, फिर दूसरा जब सर्कल बना रहा था तो दो सर्कल के बीच में समय कितना लगा होगा? उसको इतना ही समय लगा होगा ना। एक सर्कल बना रहा होगा, फिर दूसरे पे जा रहा होगा, तो दूसरा बनाने के बीच में जो समय लगेगा 2πm/qb, तो पिच बच गया है ना, बचे रह जाएगा वो, क्योंकि मोबाइल का बैटरी डेड होने वाला है। आइए पिच निकालते हैं। ये पहला चीज़ हुआ। हम लोग निकालेंगे पिच। पिच का फॉर्मूला क्या बोले थे? पिच इज नथिंग बट अ डिस्टेंस। कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस? ये दो सर्कुलर पाथ्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको पिच बोल रहे हैं। तो पिच का फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ना। और ये कौन सा स्पीड लोगी? पैरेलल वाला, क्योंकि पैरेलल वाला स्पीड से ही आगे बढ़ रहा है। तो पैरेलल वाला स्पीड कौन सा है? v cos थीटा। और टाइम पीरियड कौन सा है? बाई QB। तो ये किसका फॉर्मूला आया? देख रही हो, पिच का फॉर्मूला। P से लिख सकती हो तुम पिच को, P से तुम चाहो तो लिख लो पिच को, रिप्रेजेंटेड बाई P। स्मॉल p रहता है ऐसे। अच्छा, ये जो तुम पिच को बोल रही हो, ये पिच के लिए एक लाइन लिख दे रहे, तुमको हमेशा याद रहेगा, लीनियर डिस्टेंस। सही है ना? लीनियर समझती हो? स्ट्रेट लाइन में जो होता है। तो पिच एक लीनियर डिस्टेंस है जो कि बन रहा है किस वजह से? v cos थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से। बल्कि ये पूरा हेलिक्स बन रहा है v cos थीटा का। अगर वो नहीं होता तब तो सर्कल में घूमता चार्ज, लेकिन क्योंकि v cos थीटा आ गया, तो यानी कि तुम चार्ज को जब थीटा एंगल में